और रफ्तार में किए तेजी से अपने हॉस्टल की तरफ चली जा रही थी। लेकिन उसकी सांसें तेज तब हो गई जब उसे लगा कि एक बार फिर वही शख्स बाइक से उसका पीछा कर रहा है। वही सेम बुलेट की आवाज उसके कानों में चुभ सी रही थी। उसने स्कूटी की रफ्तार थोड़ी और तेज कर दी, लेकिन बुलेट की स्पीड के आगे वो क्या ही कर सकती थी। वो अभी घबरा गई क्योंकि आगे आने वाला रास्ता कुछ देर तक शहर की भीड़ से एकदम अलग था। नैना का पीछा ये शख्स पिछले कुछ दिनों से कर रहा था, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था, अपनी बेस्ट फ्रेंड अनन्या को भी नहीं। बुलेट कुछ ही पलों में उसकी स्कूटी के बराबर में आ गई थी और बुलेट पे बैठे उस शख्स ने नैना को घूर के देखा। उसने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था, जिसके कारण नैना का उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल था। नैना की घबराहट अभी बहुत बढ़ चुकी थी। तभी अचानक से आती एक कार ने उस शख्स की बुलेट पे हल्की सी टक्कर मार दी, जिससे बुलेट का संतुलन बिगड़ गया और वो रोड के साइड में गिर गई। उस शख्स का पैर बुलेट के नीचे ही दब गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि नैना को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी स्कूटी में अचानक से ब्रेक लगा दिया और वो भी गिरते गिरते बची। कार भी एक साइड में रुकी और कार से एक लड़की उतरी, जिसको देख नैना का चेहरा खिल सा गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नैना की बेस्ट फ्रेंड अनन्या थी। अनन्या गुस्से में उस बुलेट वाले शख्स के पास गई थी, जो अभी भी बुलेट के नीचे से अपने पैर निकालने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने बुलेट पर पैर रखते हुए कहा, ओए, दोबारा कभी मेरी दोस्त के आसपास भटकना भी मत। दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, नहीं तो ये एक्सीडेंट इतने प्यार से नहीं होगा। वो शख्स घूरती आंखों से अनन्या को देखता रहा, लेकिन उसकी कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद अनन्या रोड क्रॉस करके नैना के पास आई, जो दूसरी तरफ घबराई हुई सी खड़ी थी। क्या यार नैना, तेरा बाप डॉन है फूलपुर गांव का और तू है कि एकदम फट्टू। इन सब लुच्चे लफंगों से डरेगी तो फिर दिल्ली की कभी नहीं बन पाएगी। अनन्या ने नैना के पास आते हुए कहा। नैना अभी थोड़ी शर्मिंदा होते हुए बोली, थैंक्स यार, ये एक दो दिन से पीछा कर रहा था, मुझे तो लगा। तो तुम्हें लगा क्या करेगी मुझे बताकर, खुद संभाल लेगी, लेकिन नहीं संभाल पाई ना। वो तो अच्छा हुआ शालिनी ने बता दिया मुझे कि कोई तेरा पीछा कर रहा है, नहीं तो। वैसे डोंट वरी, जब तक तेरी दोस्त जिंदा है तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, सपनों में भी नहीं। कुछ देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे थे। अनन्या और नैना की दोस्ती बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन कॉलेज में बिताए 3 साल ने ही इनकी दोस्ती बहुत गहरी कर दी थी। जहां अनन्या साउथ दिल्ली की एक रिच और प्रोग्रेसिव फैमिली से बिलोंग करती थी, वहीं नैना उत्तर प्रदेश के फूलपुर गांव की एक टिपिकल फैमिली से थी। लेकिन नैना ने दिल्ली आकर खुद को पूरी तरह से बदल लिया था और अभी वो अनन्या की रिकमेंडेशन पर उसके फियांसे मानव की टेक्सटाइल कंपनी में जूनियर मैनेजर के तौर पर काम करती थी। अनन्या खाने की एक बाइट लेते हुए थोड़ा असमंजस में बोली, वैसे कौन था वो, तू जानती है उसे? नैना नाम में अपना सिर हिलाते हुए बोली, पता नहीं यार, हमेशा मास्क में देखा है उसे, लेकिन कुछ जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन तेरी वार्निंग के बाद आई डोंट थिंक वो कभी नजर आएगा। अच्छा चल छोड़, ये बता काम कैसा चल रहा है, मानव बहुत परेशान तो नहीं करता? ये सुनकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो क्या तू उसका भी मुंह तोड़ देगी? हाँ क्यों नहीं, तेरे लिए कुछ भी। अनन्या बेबाक सी बोली। ये सुन नैना हंसती और आगे बोली, पागल है तू एकदम, शादी होने वाली है तेरी उससे, थोड़ा इज्जत से पेश आना शुरू कर। मेरे गांव में तो नाम ही नहीं लेते पति का। अनन्या ने बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया, देख नैना, मेरा फंडा हमेशा टिट फॉर टैट का रहा है, अगर वो मेरी इज्जत करेगा तो मैं भी करूंगी, और अगर उसने कभी तुझे चीट किया तो? नैना ने उसकी बात को बीच में रोकते हुए पूछा, फिर तो तूने मेरे सारे रूप देखे ही हैं, प्यार में हीर भी बन सकती हूँ और धोखा मिले तो 7 खून माफ की प्रियंका चोपड़ा भी। ये बोलकर अनन्या जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल गई। हॉस्टल तक पहुंचते हुए नैना को काफी देर हो गई थी। वो गेट से एंटर कर ही रही थी कि तभी उसे अनन्या के फियांसे मानव का कॉल आया। ये खड़ूस इतनी रात को क्यों कॉल कर रहा है? नैना ने मन ही मन सोचते हुए कॉल रिसीव की तो उधर से आवाज आई, हाय नैना, सॉरी यार इतना लेट नाइट डिस्टर्ब करने के लिए, मुझे यार तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। नैना ने हैरानी से कहा, हाँ मानव बोलो ना। उधर से मानव ने बोला, आई नो अनन्या को मुझसे ज्यादा तुम अच्छे से जानती हो, उसकी पसंद नापसंद समझती हो, इसलिए आई वांट योर हेल्प टू डिसाइड द वेडिंग वेन्यू। अभी प्रॉब्लम ये है कि कल से मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, सो आज ही आई वांट टू फाइनलाइज दिस, सो कुड यू प्लीज जॉइन मी, मैं लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें। नैना थोड़ा सोच में पड़ गई। मानव एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज नैना, यू कैन हेल्प मी इन दिस, कल ऑफिस ले चली जाना, आई विल इन्फॉर्म योर मैनेजर। कुछ सोचकर नैना ने हाँ बोल दिया और फिर वहीं से होटल की तरफ चल दी। लेकिन नैना की लाइफ में शायद आज की रात एक बड़ा तूफान लाने वाली थी, जिसका उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वो एक बहुत ही लग्जरी होटल के सामने पहुंची और वहीं बाहर उसे मानव मिल गया। दोनों तुरंत ही होटल के अंदर चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि होटल के बाहर जीप पे बैठे एक शख्स ने उन्हें अंदर जाते हुए देख लिया था। वो आदमी अपने बगल में बैठे आदमी से बोला, अरे ससुरा, ये तो अपनी नैना बिटिया थी। तो वो दूसरा आदमी बोला, हाँ लगा तो मुझे भी मन्नू भैया। मन्नू नैना के पिता का राइट हैंड था और वो यहाँ होटल के बाहर एक आदमी के निकलने का वेट कर रहा था, जिससे उसे कुछ पैसे वसूलने थे। लेकिन नैना का यहाँ यूं अचानक दिखना मन्नू के अंदर खलबली मचा गया और ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए वो होटल के गेट के थोड़ा और करीब जाकर नैना के बाहर निकलने का वेट करने लगा। नैना और मानव करीब आधे घंटे बाद होटल से बाहर हंसते हुए आते दिखे। ये देख तुरंत ही मन्नू ने अपना फोन बाहर निकालकर कैमरा चालू कर लिया। बाहर आकर नैना मानव को हक करके अपनी स्कूटी से वहां से निकल गई। ये सब देख मन्नू के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। उसने नैना के पिता को पहले तो वो वीडियो भेजा और फिर तुरंत कॉल कर दिया और उनको सारा माजरा कह सुनाया और फिर फोन रखते हुए बोला, दादा आप चिंता ना करो, काम हो जाएगा, आप बस तैयारी करो। इसके बाद वो ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी से बोला, वसूली छोड़ो और उस कार वाले का पीछा करो, जल्दी फूलपुर लेकर चलना है उसको। उसकी हिम्मत कैसे हुई दद्दा की बिटिया को गले लगाने की? और इसके बाद वो जीप मानव की कार के पीछे चल दी। सुबह मानव की आंख खुली तो वो एक कमरे में कैद था। उसके हाथ पैर एक रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह में एक कपड़ा ठूंसा हुआ था। वो हैरान परेशान सा छटपटाने लगा, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो खुद को छुड़ा नहीं सका। दिन से शाम हो गई, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं आया। मानव की भूख और प्यास से हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन शाम होते ही उसे बाहर काफी चहल पहल सुनाई देने लगी, जैसे किसी की शादी हो रही हो। डीजे पर जोर जोर से भोजपुरी गाने बज रहे थे। तभी कमरे में मन्नू अपने कुछ लोगों के साथ आया। उसके हाथ में बढ़िया सी शेरवानी थी। चलिए दूल्हे राजा, तैयार हो जाइए फटाफट। इसके बाद मन्नू ने जबरदस्ती करके मानव को शेरवानी पहना दी और फिर बहुत सुंदर से एक मंडप में लाकर बैठा दिया। मानव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था, उसे क्यों उठा ले आए थे ये लोग। तभी मंडप में दुल्हन भी आ पहुंची, जो लाल रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वो धीमे कदमों से चलकर दूल्हे के बगल में बैठ गई। मानव ने जब दुल्हन का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि नैना थी। उसके मुंह से आवाज निकला, नैना तुम, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? लेकिन तब पीछे खड़ा मन्नू मानव को बड़े प्यार से कुंगली मारते हुए दबी आवाज में बोला, चुप रहोगे तो जिंदा रहोगे, समझे? मानव का दिल जोरों से धड़कने लगा और सांसें किसी धोखनी की तरह तेज तेज चल रही थी। वो घबराकर कुछ पल के लिए शांत हो गया। नैना भी बस नजरें झुकाए चुपचाप बैठी थी। तभी पंडित जी ने कुछ मंत्रों के आवाहन के बाद दूल्हे की तरफ देखते हुए कहा, वधू की मांग में अभी आप सिंदूर भरिए। लेकिन मानव के हाथ जैसे सुन पड़े हुए थे। उसे अचानक से भड़कते हुए कहा, ये गलत कर रहे हो तुम लोग, जानते नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। खन्ना इंडस्ट्री के मालिक धनराज खन्ना का बेटा हूँ मैं।
तभी मानव को एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके पीछे कुछ धंसाया हो। उसने पीछे पलट कर देखा तो उसकी पीठ पर रखी दुनाली का एहसास उसे हो गया, जिसका दूसरा सिर एक 6 फीट लंबी चौड़ी किसी दानवनुमा आदमी के हाथ में था। तभी पास ही कुर्सी पर बैठे श्याम किशोर अपनी मूछें इतराते हुए बोले, और तुम नहीं जानत हो कि हम कौन है और का कर सकते हैं। ये गांव हमरा है और यहाँ के धनराज खन्ना हम हैं, समझे? ये सुन मानव और ज्यादा भड़कते हुए बोला, ये सब बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, बहुत महंगा पड़ेगा, बर्बाद करके रख दूंगा इस गांव को मैं। और ये कहते कहते वो अपनी जगह से खड़ा होने लगा। मानव अपनी जगह से खड़ा हो ही पाता तभी नैना उसका हाथ पकड़ते हुए सख्त लहजे में बोली, प्लीज डोंट डू दिस मानव, नहीं तो खड़े होने लायक भी नहीं बचोगे। नैना का ये रूप देख मानव हैरान सा रह गया। तभी पीछे खड़े पहलवान जैसे आदमी ने मानव को एक जोरदार लात मारी, जिससे वो वहीं गिर गया। और फिर श्याम किशोर बोले, जुबान के बहुते तेज हो जमाई राजा, लेकिन ई फूलपुर है, यहाँ जुबान और फैसले सिर्फ श्याम किशोर के ही चलत हैं। तो चुपचाप जो पंडित जी निर्देश दे रहे हैं करो, नहीं तो बहुत तरीके हैं आपको दामाद जी बनाने के। इसके बाद पंडित जी ने उसकी तरफ सिंदूर का डब्बा बढ़ा दिया। मानव ने दांत पीसते हुए एक नजर नैना की तरफ घूरा, जो नजरें नीचे किए हुए बैठी थी, और फिर मानव ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। नैना अपने पापा के सामने कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे मानव की चिंता थी। वो जानती थी कि उसकी फैमिली अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए किस हद तक जा सकती थी। इसके बाद बंदूक की नोक पर मानव ने फेरे भी पूरे किए, लेकिन मन ही मन वो गुस्से से खौल रहा था और नैना को जैसे वो कच्चा चबा जाना चाहता था। शादी की रस्में होने के बाद अभी नैना कमरे में फूलों से सजी स्टेज पर घबराई हुई सी बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और मानव के गुस्से का सामना करने से डर रही थी। और उससे भी ज्यादा नैना को अनन्या का डर था कि कहीं उसे ये सब पता चल गया तो भगवान जाने वो क्या करेगी। नैना ये सब सोच रही थी कि तभी मानव के चिल्लाने की आवाज सुनकर नैना तुरंत दरवाजे की तरफ भागी और सामने का नजारा देख वो सन्न रह गई। आखिर क्या होगा नैना और मानव की इस जबरदस्ती की शादी का अंजाम? क्या नैना के पिता मानव को आसानी से अपने गांव से जाने देंगे? क्या होगा जब अनन्या को पता चलेगा मानव की शादी का सच? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज पोस्ट मैरिज का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 2। नैना और मानव को एक साथ देख नैना के पिता ने दोनों की बंदूक की नोक पर शादी करा दी थी। नैना सुहागरात की सेज पर बुरी तरह घबराई हुई बैठी थी। तभी उसे मानव की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर नैना तुरंत दरवाजे की तरफ भागी और सामने का नजारा देख वो सन्न रह गई। दो लोग मानव को जबरदस्ती कमरे की तरफ खींच के ला रहे थे। ये देख नैना गुस्से में चिल्लाई, ये क्या तरीका है लाला? तुम्हें पता है ना कौन है ये तुम्हारे? ये सुन उन लड़कों ने तुरंत मानव को छोड़ दिया। नैना उनकी तरफ देख गुस्से में बोली, अगर ये गलती दोबारा हुई तो तुम्हारी इस बंदूक से तुम्हें ही मार डालूंगी। निकलो अब यहाँ से और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। नैना की बात करने का तरीका देख मानव हैरान रह गया। नैना का ऐसा रूप शायद ही उसने कभी देखा था। मानव ने कमरे में आते ही तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और गुस्से में उबलते हुए नैना को गर्दन से पकड़ के दीवार से सटा दिया। नैना की तो जैसे जान हलक में अटक गई। नैना सहमी हुई सी दबी आवाज में बोली, आई एम रियली सॉरी मानव, पर मैं सब ठीक कर दूंगी, ट्रस्ट मी। ये सुनकर मानव को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो दांत पीसते हुए बोला, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा, अभी के अभी यहाँ से मुझे निकालो, नहीं तो सबसे पहले मैं तुम्हारी ही जान ले लूंगा। ये सब तुमने जानबूझ के किया है ना? सब समझ आ रहा है मुझे। यहाँ इन गुंडों के सामने तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही थी और जहाँ तुम्हें बोलना था वहाँ सांप सूंघ गया था। अभी के अभी मुझे यहाँ से निकालो, नहीं तो। नैना रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज आज के दिन यहाँ रुक जाओ, कल सब ठीक कर दूंगी मैं, प्लीज। लेकिन मानव कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो बोला, नहीं तुम मुझे अभी के अभी यहाँ से निकालोगी, नहीं तो पता चला बंदूक की नोक पे ये लोग मेरी सुहागरात भी करवा देंगे तुम्हारे साथ। मुझे बस यहाँ से जाना है। आई डोंट केयर हू द फक योर डैड इज, बट अगर ये बात मेरे घर वालों तक या फिर अनन्या के घर वालों को पता चली तो सबसे पहले तुम मरोगी और फिर तुम्हारी ये पूरी साइको फैमिली। इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज लेट मी गो। जहाँ मानव अंदर कमरे में नैना पे चिल्लाने में मशगूल था, वही कमरे के बाहर कान लगाए एक शख्स ने सारी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद वो शख्स श्याम किशोर के कमरे में जा पहुंचा और उनको सारी बात बता दी। वहाँ श्याम किशोर की पत्नी भी मौजूद थी। ये सुन वो परेशान होती हुई बोली, हमका तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं ये लौंडा हमारी लाडो को छोड़ छाड़ दिया तो हम क्या करेंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे? ये सब सुन श्याम किशोर गुस्से में आंखें तरेरते हुए बोले, इस ससुरे की इतनी हिम्मत कि हमारी लाडो पर चिल्लाएगा, अब देखता हूँ कैसे यहाँ से जाता है। अब ये लौंडा हमारा घर जमाई बन के यही फूल नहीं रहेगा। इधर कमरे में मानव गुस्से से पागल हो गया और उसका सारा गुस्सा नैना पर ही निकल रहा था। यार कहाँ आके फंस गया मैं, सारी गलती मेरी है। ना मैं तुम्हें वो वेडिंग मेन्यू दिखाने ले जाता और ना ये सब होता। मुझे लगा था तुम अनन्या की पसंद को समझने में कुछ हेल्प करोगी, लेकिन तुमने तो अलग ही तरह की चालाकी दिखाई। अभी नैना के सभी सब्र के बांध टूट गए और वो भड़कती हुई बोली, देखो मानव, मैंने कोई चालाकी नहीं दिखाई, जैसे तुम फंसे हो वैसे मैं भी, सो प्लीज थोड़ा शांत रहो। मैंने जो भी किया है अपनी दोस्त अनन्या के लिए किया है, क्योंकि उसकी जान आप में ही बसती है। अगर मैं कुछ भी करती तो आप यहाँ ऐसे जिंदा खड़े नहीं होते। ये फूलपुर है, यहाँ की सुबह फूलों की खुशबू से नहीं गोलियों की आवाज से होती है। ये सब सुन के भी मानव यहाँ अब एक भी पल रुकने को तैयार नहीं था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो नैना के पास आकर बोला, अपना मोबाइल दो मुझे, अभी कमिश्नर अंकल को कॉल लगाता हूँ, वो जरूर किसी न किसी को हेल्प के लिए भेज देंगे। पर मानव के साथ साथ नैना का भी फोन उसके घर वालों ने छीन लिया था। अभी नैना भी उसकी तरफ देख गुस्से में बोली, मेरा फोन अगर मेरे पास होता तो ये शादी नहीं हुई होती। जितना तुम्हें शादी से दुख हुआ है उससे कहीं ज्यादा मुझे हुआ है, क्योंकि मैं भी आज तक सिर्फ और सिर्फ अनन्या की वजह से ही तुम्हें झेलती आ रही थी। नहीं तो तुम जैसे घमंडी और अकड़ू इंसान से बात करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी मैं। अभी मैं जितना बोल रही हूँ उतना करो ताकि यहाँ से निकल पाए जल्द से जल्द, नहीं तो तुम बाबूजी को जानते नहीं हो, वो पूरी जिंदगी हमें यहाँ बंद करके रख सकते हैं। इसलिए इस मैटर को अब मैं सॉल्व करूंगी। मैं सोने जा रही हूँ और प्लीज तुम भी सो जाओ। इतना बोल नैना बेड पर एक तरफ करवट लेकर लेट गई, लेकिन तभी उसे किसी के गिरने की जोर से आवाज आई। वो हड़बड़ाहट में उठ के खिड़की के पास पहुंची तो देखा कि मानव खिड़की से नीचे कूद चुका था और लंगड़ाते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। नैना उसे आवाज लगाने को हुई, लेकिन तभी उसे देखा कि कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए पकड़ो उसे चिल्लाते हुए उसके पीछे आने लगे। ये देखकर नैना भी बहुत ज्यादा डर गई। अब क्या होगा मानव के साथ? क्या मानव और नैना फूलपुर गांव से निकल पाएंगे? इस जबरदस्ती की शादी के बाद कहां लेकर जाएगा इन दोनों का भाग्य? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज पोस्ट मैरिज का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 3। नैना ने खिड़की के पास जाकर देखा तो मानव लंगड़ाते हुए तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। नैना उसे आवाज लगाने को हुई, लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए पकड़ो उसे चिल्लाते हुए उसके पीछे आ रहे थे। ये देख नैना भी बहुत ज्यादा डर गई। उसे समझ आ गया कि मानव ने ऐसे भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मानव हड़बड़ाहट में किसी तरह गेट के ऊपर से चढ़ने लगा ताकि पार करके वो मेन रोड की तरफ भाग सके। वो किसी तरह जल्दबाजी में गेट के ऊपर तक चढ़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लोग उसकी तरफ भागे चले आ रहे थे।
वो हड़बड़ाहट में गेट से बाहर की तरफ उतरने को हुआ, तभी एक जोरदार गोली चलने की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। नैना की तो हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं, उसका पूरा शरीर सुन सा पड़ गया। इधर मानव की भी रूह कांप गई और फिर जब उसने देखा कि वो सही सलामत है तब उसे कुछ राहत आई। गोली बिल्कुल उसके पास से होकर गुजरी थी। मानव ने पीछे मुड़ के देखा तो नैना के पापा हाथ में दुनाली लिए उसकी तरफ निशाना लगाए खड़े थे और इस बार उनका निशाना सीधा मानव के सिर पर था। ये बात वो अच्छे से समझ गया। इतने में उसके पीछे आ रहे गुंडे भी गेट तक आ पहुंचे और उनमें से एक मानव की तरफ कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, अरे दामाद जी, काहे जान जोखिम में डालने को लगे हो, चलो नीचे उतर आओ आराम से। मानव बिना कुछ बोले चुपचाप नीचे उतर गया। श्याम किशोर भी बंदूक हाथ में लिए वहां आ पहुंचे और गुस्से में जल्दी आंखों से मानव की तरफ देखते हुए बोले, दामाद जी, निशाना बहुत पक्का है हमरा, अगली बार गोली कान के पास से नहीं भेजे के अंदर से निकलेगी, समझे। तभी पीछे से भागती हुई नैना वहां आ पहुंची और पापा के सामने आती हुई बोली, पापा क्या कर रहे हैं ये आप, क्या कहीं गोली लग जाती तो। ये सुन श्याम किशोर बोले, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, हमें पता है ऐसे भगोड़ों को कैसे रस्सी से बांधना है। अभी मानव से भी रहा नहीं गया तो वो तिल मिलाते हुए बोला, देखो ये जो तुम लोग गुंडागर्दी दिखा रहे हो ना, बहुत महंगी पड़ने वाली है, मुझे चुपचाप। इसके आगे मानव कुछ बोलता उससे पहले ही नैना ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए शांत रहने का इशारा किया और फिर धीमे से कान के पास जाकर सख्त आवाज में बोली, आप एकदम शांत रहें, लेट मी हैंडल दिस, मैं आपको यहाँ से बाहर ले जाऊंगी, बट यू हैव टू कीप योर माउथ शट, और मैं जैसा बोलूंगी वही करना, कोई चालाकी नहीं। नैना की बात सुन के मानव को समझ आ गया कि अब यही है जो उसे इस फूलपुर गांव से निकाल सकती है, इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। तभी श्याम किशोर एक बार फिर चिल्लाते हुए बोला, सुना नहीं नैना, अंदर जाओ, दामाद जी से हमें कुछ अकेले में बात करनी है। अभी नैना अपने पापा की तरफ मुड़ती हुई बोली, नहीं अकेले में कोई बात नहीं होगी पापा, देखिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे थे, बस ये सब माहौल बंदूक वगैरह देख के थोड़ा पैनिक कर गया है। श्याम किशोर मूंछों पर ताव देते हुए बोला, छोड़ के तो तब जाएगा जब जाने देंगे, हमने फैसला कर लिया है, दामाद जी अब फूलपुर के जमाई राजा बनकर रहेंगे। ये सुन के मानव का जैसे पूरा शरीर कांप उठा हो। नैना भी घबरा सी गई थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए पहले मानव की तरफ शांत रहने का इशारा किया और फिर अपने पापा की तरफ देखती हुई वो आत्मविश्वास भरे लहजे से बोली, और करेंगे क्या, आपकी तरह दबंग गई पापा, मानव का बिजनेस है पूरा दिल्ली में, कंपनी है उसकी, क्यों हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है ये हमारा उतना ही ख्याल रखेंगे जितना आप रखते हैं, तो आप ये बेकार का जमाई राजा बनने का आइडिया छोड़ दीजिए और चलिए, रात बहुत हो गई है, सुबह में निकलना भी है। ये सुन श्याम किशोर भी थोड़ा सोच में पड़ गए और फिर मानव की तरफ देखते हुए बोले, ये सब बात हम दामाद जी से सुनना चाहते हैं। अभी नैना ने मानव को इशारा किया और मानव हिचकिचाते हुए दबी आवाज में बोला, हाँ आई विल टेक केयर ऑफ हर, आप हमें जाने दीजिए, मैं इसे कभी छोड़ के नहीं जा रहा। ये सुन श्याम किशोर थोड़ा शांत हुए और फिर अपने कमरे की तरफ चले गए। नैना मानव के थोड़ा करीब आई और उसका हाथ थामते हुए धीमी आवाज में बोली, अभी शांति से कमरे में चलो, एवरीथिंग विल बी फाइन टुमारो। ये सुन मानव ने नैना को घूर के देखा और उसका हाथ झटकते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। नैना ने जब मानव के पैर का जख्म देखा तो उसे रहा नहीं गया। उसने जैसे ही अपने हाथ से मानव का पैर सहलाया वैसे ही मानव उठकर बैठ गया। उसने नैना का हाथ पकड़कर मोड़ दिया, जिससे कि नैना अचानक से मानव के सीने पर गिर पड़ी। मानव गुस्से से बोला, जख्म पर मरहम लगाने का नाटक मत करो, दूर रहो मुझसे नैना। नैना एक टक मानव की तरफ देखी जा रही थी, उतनी नफरत आज तक उसने अपने लिए किसी की नजरों में नहीं देखी थी। वहीं दूसरी तरफ मानव को यह एहसास हुआ कि नैना उसके बहुत करीब थी, तो उसने नैना का हाथ छोड़ दिया और वो मुंह फेर कर लेट गया। और नैना जीवन में अचानक आए इस तूफान से निपटने के रास्ते सोचती रही। अगली सुबह नैना ने अपने पेरेंट्स से एक बार फिर बात की और उन्हें अच्छे से समझाया कि वो मानव के साथ ही रहने वाली है और मानव उसे खुश रखेगा। नैना किसी तरह मानव को यहाँ से निकालना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये सब मुसीबत मानव को उसकी वजह से हुई है। आखिरकार श्याम किशोर ने उन दोनों को दिल्ली जाने की इजाजत दे दी और अपने ही एक आदमी मन्नू को उन दोनों को सुरक्षित दिल्ली छोड़ के आने को कहा। नैना की मां ने विदाई की सारी रस्में पूरी की और फिर मानव और नैना हड़बड़ाहट में उस जीप में बैठ गए जिसकी ड्राइविंग सीट पर मन्नू बैठा हुआ था। तभी श्याम किशोर मानव के पास आते हुए बोला, दामाद जी ध्यान रखिएगा हमारी नैना का, नहीं तो नजारा तो आप देख ही चुके हैं और दिल्ली यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। मानव बस एक टक श्याम किशोर की तरफ देखता रहा। तभी नैना ने मन्नू को गाड़ी स्टार्ट करके चलने को कहा। अगले ही पल गाड़ी फूलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मानव और नैना की आंखों में सुकून की झलक साफ नजर आ रही थी। उन्हें पता था कि यहाँ से निकलकर सब सही हो जाएगा, लेकिन उन दोनों की जिंदगी में आया ये भूचाल इतनी आसानी से कहां जाने वाला था। रास्ते में जहां मन्नू गाड़ी चलाने और अपने हेडफोन पे गाने सुनने में मशगूल था, वहीं नैना और मानव पीछे बैठे विंडो से बाहर किसी शून्य में देखे जा रहे थे। तभी कुछ सोच नैना ने मानव की तरफ मुड़ते हुए दबी आवाज में कहा, एक ही उपाय मुझे समझ आ रहा है। मानव ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। नैना आगे बोली, हम इस शादी को छुपा के रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। ये सुनकर मानव गुस्से में आते हुए बोला, और तुम्हारी ये गुंडा फैमिली इतनी आसानी से हमें जीने देगी? नैना भरोसा दिलाते हुए बोली, आई नो ये इतना आसान नहीं होने वाला है, हमें थोड़ा बहुत ड्रामा करना पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी मैं संभाल लूंगी। क्या संभाल लोगी नैना बिटिया? अचानक से मन्नू की आवाज ने दोनों को डरा दिया कि कहीं इसने सारी बातें सुन तो ना ली। नैना हेडफोन्स के साथ बोली, पापा ने आपको जासूस बनाकर भेजा है क्या? कान इधर ही लगाए बैठे हो? ये सुन मन्नू थोड़ा झिप सा गया और बोला, अरे मैं तो बस, अच्छा छोड़िए, एक चीज तो मैं भूल गया, आप दोनों के फोन्स हैं मेरे पास। और इसके बाद उसने गाड़ी की कैबिनेट को खोला और दोनों के मोबाइल निकालकर उनको देते हुए बोला, ये लीजिए, अब तो सब अच्छे से हो गया भोलेनाथ की कृपा से। मानव ने जल्दी आंखों से घूरते हुए अपना मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया और स्विच ऑन कर दिया। नैना ने भी मोबाइल लेकर ऑन किया। मोबाइल के ऑन होते ही दोनों शॉक रह गए, क्योंकि दोनों के मोबाइल अनन्या की बहुत सारी मिस कॉल और मैसेज पड़े थे। मानव तो जैसे घबरा ही गया, वहीं नैना का मन गिल्ट में डूबने लगा और उसने अपनी एकमात्र बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मानव दांत पीसते हुए बहुत ही धीमी आवाज में बोला, सब संभाल लोगी? अनन्या को क्या जवाब देंगे? कहीं से जरा भी भनक लग गई तो जाने क्या करेगी? नैना ने एक नजर बस मानव को देखा, लेकिन कुछ न बोली। गाड़ी कुछ ही देर में दिल्ली में पहुंच गई, जहां एक लंबा जाम लगा हुआ था। मन्नू नैना की तरफ देखते हुए बोला, कौन से इलाके में है दामाद जी का घर? जरा मेरे गूगल मैप पे लगा दो। और ये बोल उसने अपना मोबाइल नैना को पकड़ा दिया। दोनों एक पल के लिए शॉक रह गए। फिर नैना कुछ सोचते हुए तुरंत बोली, पहले मैं अपने रूम पे जाऊंगी, खाली करना पड़ेगा ना वहां से सब, वहीं का एड्रेस डाल देती हूँ। और उसने फटाफट अपने हॉस्टल का एड्रेस डाल दिया। उसने मन्नू को मोबाइल दिया ही था कि तभी उसकी नजर विंडो से बाहर पड़ी तो बगल में अनन्या की कार खड़ी हुई थी और ड्राइविंग सीट पर बैठी अनन्या उनकी ओर पलट नहीं वाली थी। आखिर कब तक नैना और मानव अपनी शादी का इतना बड़ा सच छुपा पाएंगे? अब ऐसे में नैना और अनन्या की दोस्ती क्या रंग लाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज पोस्ट मैरिज का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 4। नैना ने मन्नू को अपने फ्लैट पर जाने को बोला और उसके मोबाइल में लोकेशन भी ऐड कर दी। उसने मोबाइल मन्नू को दिया ही था कि तभी नैना की नजर खिड़की से बाहर पड़ी तो उसने देखा बगल में एक कार आकर रुकी है और उसमें बैठी अनन्या बस उनकी ओर देखने ही वाली है। नैना को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उसने झट से मानव की तरफ घूम के उसे किस कर दिया। अनन्या की नजर उस तरफ पड़ी तो, लेकिन दो लोगों को किस करता देख उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सामने रोड की तरफ देखने लगी। लेकिन तभी मानव ने नैना को खुद से दूर झटक दिया और कुछ बोलने को हुआ। तभी उसे ध्यान आया कि गाड़ी में मन्नू भी है।
इसी बीच ट्रैफिक थोड़ा क्लियर हो गया और अनन्या की कार आगे बढ़ चुकी थी। नैना ने एक नजर अनन्या की कार की तरफ देखा और जब उसे नहीं पाया तो फिर वो राहत भरी सांस लेते हुए मानव से बोली, सॉरी, वो अनन्या, उसकी कार एकदम बगल में आकर खड़ी हुई थी और वो इस ओर देखने ही वाली थी, इसलिए। अनन्या के आसपास होने की बात से ही मानव घबरा सा गया और हड़बड़ाहट में बोला, व्हाट, उसने देखा तो नहीं ना? शी इज वेरी शार्प, उसने जरूर देख लिया होगा। और तुमको इस टाइम पर किस करना ही सूझा? नीचे चुप भी तो सकती थी, कहीं उसे देख लिया होगा तो। नैना मानव को दिलासा देते हुए बोली, मुझे नहीं लगता उसने देखा होगा, और मुझे जो सूझा मैंने किया, नहीं तो सब खुलासा अभी हो जाता। मानव कुछ बोल ही पाता तभी उसका मोबाइल बज उठा और जब उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसकी रूह कांप गई। कॉल अनन्या का था। मानव कॉल रिसीव करने को हुआ लेकिन नैना ने उसे इशारे से कॉल ना पिक करने को कहा क्योंकि वो नहीं चाहती थी अनन्या के बारे में कहीं से भी मन्नू को पता चले। मोबाइल रिंग होता रहा लेकिन मानव ने कॉल रिसीव नहीं किया। कुछ देर बाद नैना का भी मोबाइल बजने लगा लेकिन नैना भी अपना फोन साइलेंट पर कर दी। आखिरकार गाड़ी नैना के हॉस्टल के बाहर आ पहुंची। दोनों हड़बड़ाहट में गाड़ी से उतरने और नैना मन्नू की तरफ देखते हुए बोली, मन्नू भैया अभी आप निकल जाओ, वी आर फाइन नाउ। लेकिन मन्नू इतनी आसानी से कहां पीछा छोड़ने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए एक नजर मानव की तरफ देखते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, दमाजी की फैमिली से तो मिले ही नहीं, एक बार उनसे भी मिलना हो जाता तो अच्छा होता, आखिर अब हम रिश्तेदार जो हैं। नैना एक पल के लिए सोच में पड़ गई और अब इसे कैसे ठुकरा पाती। वो समझ गई कि उसको जरूर पापा ने ये सब बोल के भेजा होगा। उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी हंसी लाते हुए बोला, मन्नू भैया रिश्तेदारी हो गई है, मिलना भी हो जाएगा, इतनी हड़बड़ी किसकी है? और फिर मुझे अभी यहाँ से शिफ्ट भी होना है ना, सब सामान इधर उधर करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, आप निकल जाओ, अगली बार आना तो मिल लेना। ये सब नैना ने इस लहजे में कहा कि मन्नू इसके बाद कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। उसके जाते ही नैना ने राहत की सांस ली, वहीं मानव के अंदर भरा पड़ा सारा गुस्सा फूट पड़ा। ये तुम्हारे खानदान वाले मुझे अब दोबारा आसपास दिखने नहीं चाहिए, नहीं तो इनकी मैं वो हालत करवाऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती, समझी? और हाँ, ये जो रायता फैलाया ना तुमने, गलती से भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नैना मानव को शांत कराते हुए बोली, आपको क्या लगता है मैं शादी का पूरा दिल्ली में ढिंढोरा पीटने वाली हूँ? जितनी जरूरत इसको छिपाने की आपको है उतनी ही मुझे भी है, नहीं तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। गोल्ड डिगर बनके ही कंपनी के मालिक को फंसा लिया, मुझे ऐसा कुछ कभी नहीं सुनना और ना ही कभी आप मुझे पसंद रहे हो जो मैं ये सब होने के बाद खुश हो जाऊं। सो चिल, इस शादी का जिक्र अब हम कभी अपनी जुबान पर नहीं लाएंगे। मानव कुछ बोलने को भी था तभी उसका मोबाइल एक बार फिर बजा। कॉल फिर से अनन्या का था। इस बार उसने बिना नैना की तरफ देखे कॉल रिसीव किया और बोला, सॉरी बेबी, वेरी वेरी सॉरी, मैं कॉल नहीं कर पाया तुम्हें, कहीं बुरी तरह फंस गया था, यू नो बिजनेस थिंग्स। उधर से अनन्या भड़कते हुए बोली, झूठ मत बोलो, आई नो तुम कहां थे और क्या कर रहे थे, मुझे शाम को मिलो और उस नैना की बच्ची को भी अपने साथ लेकर आना। मानव जैसे एकदम से कांपने लगा, उसके मुंह से एक दो शब्द निकले, लेकिन बेबी। तब तक अनन्या ने कॉल कट कर दी। मानव हड़बड़ाहट में नैना के पास पहुंचा और बोला, मुझे लगता है कि अनन्या को सब कुछ पता चल गया। नैना भी घबराते हुए बोली, क्या बोला उसने? मानव तुरंत बोला, शाम को हम दोनों को एक कैफे में बुलाया है, कह रही थी आई नो तुम कहां थे और क्या कर रहे थे। ये सुनकर नैना बोली, हो सकता है कोई और बात हो, डोंट नीड टू ओवरथिंक। मानव भड़कते हुए बोला, और क्या बात हो सकती है, उसने अपने साथ तुम्हें लाने को क्यों बोला? गॉड, कहां फंस गया मैं। नैना बोली, लेट्स सी, अब मिलके ही पता चलेगा ना। इसके बाद मानव ने अपनी कार मंगाई और चुपचाप अपने घर की तरफ चला गया और नैना अपने रूम की तरफ। नैना भी अनन्या से मिलने की बात से डरी हुई थी क्योंकि उसने जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ किया था वो शायद कोई दुश्मन भी ना करे। एक अजीब सी गिल्ट ने उसे घेर रखा था और वो भगवान से यही मना रही थी कि किसी तरह अनन्या तक ये बात ना पहुंचे। शाम को नैना डरे हुए मन से उस कैफे पे आ पहुंची जहां अनन्या पहले से ही बैठी दोनों का इंतजार कर रही थी। नैना के साथ ही मानव भी पीछे से आ पहुंचा और दोनों एक टेबल की तरफ बढ़ चले जहां बैठी अनन्या अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पर लगी थी। हे बेबी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अनन्या ने अपना मोबाइल टेबल पर रखा और उन दोनों को सामने बैठने का इशारा किया। इस समय नैना और मानव दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या क्या बोलने वाली है। जब दोनों बैठ गए तब अनन्या एक एक नजर दोनों की तरफ देखते हुए बड़ी सख्त लहजे के साथ बोली, आई नो तुम दोनों क्या गुल खिला के आए हो, सो इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। क्या अनन्या मानव और नैना की शादी का राज जान चुकी थी? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज पोस्ट मैरिज का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 5। मानव अंदर ही अंदर घबराते हुए तुरंत बोला, क्या क्या बात कर रही तुम? अनन्या मानव की तरफ देखती हुई बड़े सख्त अंदाज में बोली, मुझे सब पता चल चुका है, अब ये नाटक बंद करो और जल्दी बताओ कहां है वो जगह। अभी दोनों कंफ्यूज अनन्या की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अनन्या क्या और किस जगह की बात कर रही थी। तभी नैना खुद की धड़कन को काबू करते हुए बोली, क्या बोल रही है तू, कौन सी जगह? हम लोग तो। वो आगे बोलती कुछ उससे पहले ही अनन्या ने अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, अरे मेरी शादी का वेन्यू। आई नो, मानव ने तुम्हें उस रात वेन्यू डिसाइड करने के लिए बुलाया था, तो बताओ कहां हो रही है मेरी शादी? ये सुन के जैसे मानव और नैना दोनों के जलते सीने पे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। मानव राहत की सांस लेते हुए बोला, हमारी शादी। अनन्या तुरंत बात काटते हुए बोली, सिर्फ मेरी, आई एम नॉट मैरिंग यू। ये सुन एक बार फिर मानव बुरी तरह चौंक गया और फिर अनन्या अपनी ही धुन में आगे बोली, मैंने अपने लिए एक बंदा खोज लिया है जो जिम्मेदार है, अपना मोबाइल हमेशा अपने पास रखता है और मेरी कॉल कभी भी मिस नहीं करता। अनन्या की नाराजगी अभी मानव को समझ आ चुकी थी। नैना भी अभी रिलैक्स हो चुकी थी क्योंकि अनन्या को किसी भी बात की भनक तक नहीं लगी थी। मानव उठ के अनन्या के पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, वेरी सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा, यू नो कंपनी की हालत भी थोड़ी डाउन चल रही है, वहां भी फोकस करना पड़ता है। अनन्या अभी नैना की तरफ देखते हुए बोली, ओए तू भी कहां गायब थी? तू तो मुझे सब बताती थी, फिर ये बात क्यों छुपाई? कहीं मेरे होने वाले पति के साथ टांका तो नहीं भिड़ने लगा तेरा? जान ले, तेरा खून पी जाऊंगी मैं अगर तूने ऐसा किया तो। एक पल के लिए नैना ये सुन के डर गई, फिर अनन्या के चेहरे पर शरारती हंसी देखकर वो भी हंसी और बोली, मैं सिंगल ही ठीक हूँ और वो सरप्राइज है यार, मैंने बस मानव की मदद की ताकि तेरी पसंद की जगह ही तुझे मिले। अभी अनन्या बहुत एक्साइटेड होते हुए बोली, मतलब वही जगह? नैना और मानव ने एक साथ हामी भरी। अनन्या झट से मानव के गले जा लगी और फिर उसने धीरे से अपने होठ मानव के होठ पर रख दिए। ऐसा नहीं था कि नैना ने कभी दोनों को किस करते नहीं देखा, पर ना जाने क्यों आज उनको किस करता देख नैना का दिल कर रहा था कि वो उठ के वहां से चली जाए। एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगी थी वो। उस रात तीनों ने साथ में डिनर भी किया और पूरे समय अनन्या अपनी शादी की बात करती रही कि क्या करना है, कैसे करना है। अनन्या शुरुआत से ऐसी ही लड़की थी जिसे हमेशा से एक परफेक्ट शादी चाहिए थी और उस परफेक्ट शादी के लिए उसने ना जाने कितना कुछ सोच रखा था। उसकी पूरी विश लिस्ट से नैना अवेयर भी थी, फिर भी वो सब उसकी खुशी के लिए दोबारा सुनती जा रही थी। बातों बातों में ही कब रात के करीब 12 बज गए पता ही नहीं चला। अनन्या ने जब अपना मोबाइल देखा तो मॉम के कई मिस कॉल पड़े थे। वो हड़बड़ाहट में बोली, ओह गॉड, ये मोबाइल रिंग क्यों नहीं किया? आई हैव टू लीव गाइस, नहीं तो मॉम विल किल मी। इसके बाद वो तुरंत ही एक नजर नैना की तरफ देख बोली, ओए तू कैसे जाएगी? मानव, हाँ मानव तुम्हें घर छोड़ देगा, प्लीज लेट हो गया है और इसका फ्लैट मेरे रास्ते के एकदम ऑपोजिट में है।
मानव ना बोलना चाहता था, लेकिन उसके पास अभी के लिए ये ऑप्शन नहीं था। उसने धीमे से हामी भरते हुए, हाँ ठीक है, लेकिन तुम आराम से जाना और पहुंच के मैसेज ड्रॉप कर देना। इसके बाद अनन्या दोनों को बारी बारी से हक करते हुए वहां से निकल गई। मानव भी आकर अपनी कार में बैठ गया और बगल वाली सीट पर नैना भी बैठ गई। बिना कुछ बोले मानव ने कार स्टार्ट की और नैना के हॉस्टल की तरफ चल दिया। दोनों के मन में विचारों का सैलाब सा चल रहा था, लेकिन आपस में बात करने से वो कतरा रहे थे। तभी कुछ सोचते हुए नैना बोली, मुझे लगता है यू शुड पोस्टपोन योर मैरिज। क्या? आर यू मैड और व्हाट? मानव लगभग चिल्लाते हुए बोला, कुछ समय के लिए, जब तक मेरी फैमिली वाले शांत ना हो जाए। आई नो मेरे पापा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाले। नैना ने मानव को समझाते हुए कहा। ये सुन मानव भड़कते हुए बोला, तुम्हारे पापा पागल करके रख दिया तुमने, और तुम्हारे इस पागल फैमिली ने। देखो नैना, बहुत हो गया ये ड्रामा। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ कि सबके हिसाब से कमर घुमाता रहूं। मैं सीईओ हूँ देश की सबसे टॉप कंपनी का। इस पे नैना तुरंत बोली, लेकिन यहाँ बिजनेस नहीं, पर्सनल रिश्ते की बात हो रही है मानव। हर जगह बिजनेस माइंड से चीजें नहीं सोची जा सकती। देखो मैं ये अपने भले के लिए नहीं बल्कि अनन्या के लिए कह रही हूँ। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मैं खुद चाहती हूँ कि आप दोनों की शादी खूब धूमधाम से हो, और वो तभी होगी जब अनन्या हमारे इस कड़वे सच से दूर रहेगी। सो प्लीज कुछ समय के लिए शादी डिले कर लो। एक बार मेरी फैमिली वालों को सब ठीक नजर आ जाए, फिर वो पूछने भी नहीं आएंगे कभी। मैं उन्हें बड़े अच्छे से जानती हूँ। ये सुन मानव नैना की तरफ देखते हुए बोला, क्या गारंटी है कि वो बाद में नहीं आएंगे? और अभी तो मुझे लग रहा है कि अनन्या को मुझे सब सच बता देना चाहिए। शी विल अंडरस्टैंड। इसे कोई शादी थोड़ी कहेंगे। कहाँ तुम और कहाँ मैं। एक पल के लिए नैना को मानव की अमीरी का रौब झाड़ते हुए देख बुरा तो लगा, लेकिन उसने खुद के इमोशंस को काबू करते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करना, वो नहीं समझेगी। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर में ही नैना का हॉस्टल आ गया और मानव उसे वहां छोड़ अपने घर के लिए निकल गया। नैना रोड से अपने हॉस्टल के गेट की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे बुलाया। नैना। अपना नाम किसी को पुकारता देख नैना पीछे मुड़ी तो सड़क की पीली रोशनी में उसे कुछ दूर खड़ा एक शख्स दिखा, जिसका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना लगा। नैना के रुकते ही वो शख्स लड़खड़ाते हुए नैना के पास चल के आया, जैसे कि उसके पैर में कोई चोट आई हो। अभी नैना उसे करीब से देख के पहचान गई और बोली, वैभव तुम यहाँ? क्या हुआ? वैभव नैना की तरफ देख हल्का मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो आप दिख गई तो सोचा हेलो बोलता चलूं। दरअसल वैभव भी नैना के साथ ही उसी डिपार्टमेंट में काम करता था। नैना वैभव को यूं ऐसी आधी रात में उसके हॉस्टल के सामने देखकर हैरान थी। वैभव अक्सर उसके आगे पीछे मंडराया करता था, लेकिन नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों ऑफिस में भी उसके इर्द गिर्द और हमेशा मदद के लिए हाजिर रहता था। नैना उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैभव आई नो तुम यहाँ सिर्फ हेलो बोलने तो नहीं आए हो, सो टेल मी क्या बात है? वैभव नैना से हल्का नजर चुराते हुए बोला, ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है, वो 2 दिन से आप ऑफिस नहीं आई तो बस हालचाल लेने आ गया। नैना को अभी वैभव का व्यवहार अजीब के साथ साथ थोड़ा डरावना भी लग रहा था। उसने हड़बड़ाहट में कहा, हाँ मैं बाहर गई थी, मिलते हैं कल ऑफिस में, इट्स लेट नाउ, चलो बाय। नैना ने उसके बाय बोलने का इंतजार भी नहीं किया और हॉस्टल के अंदर चली गई। वहीं बाहर खड़े हुए वैभव ने एक अजीब सी शातिर मुस्कान चेहरे पर लाते हुए किसी को कॉल लगाते हुए कहा, सर नैना वापस आ गई है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तभी फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, पिछले 2 दिन वो कहाँ थी, कुछ पता चला? नहीं सर अभी ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ मैं अब नैना पर पूरी तरह से नजर रखूंगा। वैभव ने डरते हुए कहा, इडियट अब तो नजर रखा ही, लेकिन ये भी पता करो कि आखिर नैना गई कहाँ थी, नहीं तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा ये तुम्हें अच्छे से पता है। इतना कहकर उस अनजान शख्स ने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वैभव पैदल ही रोड पर बढ़ गया। क्या मानव अपनी शादी की डेट पोस्टपोन कर पाएगा? आखिर किसने नैना के ऊपर नजर रखवाई थी और वो नैना से क्या चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज पोस्ट मैरिज का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 6। इधर नैना अपने कमरे में आ चुकी थी और पिछले 2-3 दिन में हुई सारी अजीब घटनाएं उसके जहन में घूम रही थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड अनन्या के साथ इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन वो भी मजबूर थी क्योंकि इस शादी को छुपा के रखना ही समझदारी थी। वहीं मानव रात को जब अपने घर पहुंचा तो उसका भी चेहरा ऐसा मुरझाया था जैसा किसी बहुत बड़ी अनहोनी से वो गुजर के आया हो। लेकिन लिविंग एरिया में जमा परिवार वालों की भीड़ देख वो हैरान रह गया। परिवार में मानव के फादर मिस्टर धीरज खन्ना, उसकी मां वैशाली जी, दादी मां और एक छोटा भाई अमन था। लेकिन इस समय बगल के घर में रह रहे मानव के चाचा और चाची भी मौजूद थे। मानव की मां वैशाली उसे देखते ही उठ खड़ी हुई और तेजी से चलकर मानव के पास आई और बोली, कहाँ गायब था तू 2 दिन से? ना फोन ना मैसेज। मानव हैरान सा सबकी ओर एक नजर देखते हुए बोला, मॉम क्या हुआ, सब ठीक तो है? वैशाली जी हड़बड़ाहट में बोली, कुछ ठीक नहीं है बेटा। अमन? मानव तुरंत बोला, अब क्या किया उसने? इस समय मानव के फादर मिस्टर धीरज आगे आते हुए बोले, कुछ ढंग का करता भी है वो, जब देखो तब बदमाशी। अभी वैशाली जी मानव की तरफ देखती हुई बोली, बेटा तेरे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है, अब तू ही उसे घर ला सकता है। मानव ये सुनकर शॉक रह गया। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मिस्टर धीरज बोले, मैं बोल रहा हूँ उस बदमाश को छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जेल में पड़े रहने दो। वैसे ही खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। मानव की मां वैशाली जानती थी कि अमन के बिगड़ैल स्वभाव के कारण उसके पापा उसे कभी पसंद नहीं करते और वो इतनी आसानी से उसकी मदद नहीं करने वाले थे, इसलिए अब मानव ही था जो अमन को घर ला सकता था। इसी बीच मानव ने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें अमन के बहुत सारे मिस कॉल और मैसेज पड़े थे। अभी मानव कुछ बोलता इससे पहले ही वैशाली जी बोली, इनकी बात मत सुन तू, इनका तो बस चले तो उसे घर से बाहर निकाल दे, तू जा और उसको लेकर आ, पता नहीं किस हालत में होगा मेरा बच्चा। अभी मानव अपनी मां की तरफ देखता हुआ बोला, लेकिन उसने किया क्या है, क्यों लेकर गई है पुलिस उसको? मानव के फादर मिस्टर धीरज गुस्से में आते हुए बोले, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में तुम तो बोलते थे वो शराब को हाथ तक नहीं लगाता, फिर अब क्या हुआ? पता नहीं कौन कौन से नशे करता होगा आजकल की जनरेशन भी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ उसे जेल में सड़ने दो, तभी सबक सीखेगा। ये सुन मानव ने धीमे से अपनी मां की तरफ शांत रहने का इशारा किया और इशारे में ही कहा कि वो और सैम सब कुछ संभाल लेंगे। उसके बाद वो सबकी तरफ एक नजर देखते हुए बोला, हाँ सही कह रहे हैं आप डैड, अगर उसने ऐसी हरकत की है तो जेल से अच्छी पश्चाताप की जगह कोई नहीं है। रात काफी हो गई है, आप सब आराम कीजिए। ये बोल मानव अपने कमरे की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब सब सोने के लिए अपने कमरे में चले गए, मानव दबे पैर से बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ चला। अपने छोटे भाई के लिए वो जान छिड़कता था और दोनों में बहुत अच्छा याराना था। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में लेटी अभी भी दुनिया भर के ख्यालों में खोई थी कि तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन की साउंड बजी। उसने देखा तो व्हाट्सएप पे एक फोटो आई हुई थी जिसे देख नैना की रूह तक कांप गई। वो फोटो मानव और नैना की शादी की फोटो थी और उसे एक अननोन नंबर से किसी ने भेजी थी। फोटो आने के कुछ ही सेकंड बाद मैसेज भी आया, शॉक्ड राइट, बट डोंट वरी, राज को राज रखने के लिए बस एक छोटी सी कीमत, विल कॉल यू सून। मैसेज पढ़ते ही नैना के होश उड़ गए। वो मन ही मन घबराते हुए बोली, ओह गॉड अब ये कौन है और इसके पास पिक कैसे आई? अब क्या करूं मैं, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है, गॉड। इसके बाद नैना ने उस नंबर पर 2-3 बार कॉल किया लेकिन वो नंबर बंद बता रहा था। नैना मन ही मन घबराते हुए बोली, जरूर ये गांव का ही कोई है और अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं, कहां फंस गई, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी।
नैना हैरान परेशान सी अपने कमरे में ही टहलने लगी। एक बार को लगा कि वो मानव को कॉल करे, लेकिन उसे डर था कि मानव फिर भटकेगा, इसलिए उसने किसी को कॉल नहीं किया। इधर मानव ड्राइव करते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर आ पहुंचा। गाड़ी पार्क करके वो पुलिस स्टेशन के अंदर आया तो वहां मौजूद एक इंस्पेक्टर ने उसे देखते ही पहचान लिया और बोले, अरे मानव सर, आप यहाँ, सब ठीक तो है? इधर उधर देखते हुए मानव बोला, ठीक तो नहीं है मिश्रा जी, तभी तो आया हूँ आपके पास। कहाँ है मेरा भाई? ये सुन इंस्पेक्टर मिश्रा चौंकते हुए बोले, ओह, वो सच में आपका भाई है? मुझे तो लगा था। मानव ने घूरकर इंस्पेक्टर को देखा तो वो अचानक चुप हो गया और फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोला, उधर मानव सर, माफ करना, गलती हो गई, मुझे लगा ऐसा ही कोई है जो आपका नाम लेकर निकलना चाह रहा है। मानव तेजी से एक तरफ चला और थाने के एक किनारे के एक छोटे से लॉकअप में उसने अमन को देखा, जो सलाखों के बार के पीछे बैठा हुआ बाहर की तरफ देख रहा था। और जैसे ही उसकी नजर मानव पे पड़ी, खुशी से उसकी आंखें चमक पड़ी। वो तुरंत खड़ा होता हुआ थोड़ा नाटक करता हुआ बोला, ऐसे भाई से अच्छा है कि मैं किसी दुश्मन को कॉल कर लेता, इतनी कॉल्स के बाद तो दुश्मन भी मदद करने आ जाता है। मानव थोड़ा सख्त लहजे में बोला, हाँ तो बुला ले दुश्मन कोई, मैं जाता हूँ। ये बोलकर मानव मुड़ के जाने को हुआ तभी अमन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे भाई मजाक कर रहा था मैं, क्या आप भी? कितनी कॉल की, मैसेज किए, कहाँ थे आप? मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी, सब ठीक तो है ना? इसी बीच इंस्पेक्टर ने हवलदार को लॉकअप का दरवाजा खोलने का इशारा किया। मानव अमन की तरफ देखते हुए बोला, मेरी चिंता? वाह साले सेल्फिश आदमी, तुझे अपने सिवा कोई और समझ आता है? आई नो, मुझे भी कॉल तू तभी करता है जब किसी मुसीबत में होता है। ये सुन अमन थोड़ा झेप सा गया। हवलदार ने सलाखें खोल दी और अमन बाहर आकर मानव के गले लगकर बोला, थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट, लव यू। चल अब ज्यादा नाटक मत कर, घर चल। ये बोल मानव मिश्रा जी की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू मिश्रा जी, आगे से ध्यान रखिएगा, ये मेरा भाई ही है, भले ही हरकतें इसकी अलग हो। इंस्पेक्टर मिश्रा हल्का सा मुस्कुरा दिए और मानव अपनी कार की तरफ बढ़ गया। दोनों कार में आ बैठे और कार स्टार्ट करते ही मानव ने पूछा, ड्रिंक की परमिशन दी थी मैंने तुझे, ड्रिंक एंड ड्राइव की नहीं, क्यों करता है तू ऐसी हरकतें? मालूम है डैड कितना नाराज थे, बोल रहे थे जेल में ही रहने दो। अमन थोड़ा गिल्ट फेस के साथ बोला, सॉरी भाई, क्या है ना, ड्राइव नहीं करने वाला था, लेकिन उस साले सनी ने मुझसे भी ज्यादा पी रखी थी, इसलिए मुझे ही ड्राइव करनी पड़ी। मानव एक नजर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब इस हरकत की कुछ तो सजा मिलेगी तुझे, तभी डैड भी थोड़े नॉर्मल होंगे, नहीं तो तुझे घर से आउट करने का प्लान तो उन्होंने बना ही लिया है। ये सुन अमन थोड़ा घबरा गया और बोला, क्या सच में? नहीं, मॉम कभी ऐसा नहीं होने देंगी, शी लव्स मी सो मच, आपसे भी ज्यादा। तुझे क्या लगता है डैड के सामने मॉम की कभी चली है? देख, कल से तेरा ऑफिस आना मैंडेटरी, बस यही एक रास्ता है डैड की नजर में थोड़ा इज्जत कमाने का, नहीं तो वो सब कुछ मेरे नाम लिख के चले जाएंगे, तो बस ऐसे ही नठल्लों के साथ दारू पीते रहना। ये सुन अमन तुरंत बोला, अरे यार मुझे नहीं आना उस कैद खाने में, सफोकेशन होने लगता है उधर, वो सब आपको ही मुबारक, एंड आई नो यू विल टेक केयर ऑफ मी। इस बार मानव थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला, ओए मैंने हमेशा तेरे पीछे नहीं खड़ा रहूंगा, समझा? थोड़ा समझदार बन, रिस्पॉन्सिबल बन, बड़ा हो गया है तू, 18 साल का लौंडा नहीं है, कल से तुझे ऑफिस आना है, फाइनल, कोई बकवास नहीं सुननी मुझे तेरी। अमन अब चुप हो गया था क्योंकि मानव उस पर बहुत कम बार ही गुस्सा करता था और इस गुस्से का मतलब था मानव बहुत ज्यादा सीरियस है। अगली सुबह जहां मानव के लिए एक नई और थोड़ा सुकून भरी थी, वहीं नैना को उस फोटो की वजह से ढंग से नींद भी नहीं आई थी। वो परेशान सी कॉल का ही इंतजार कर रही थी। सुबह जल्दी से वो तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल गई। आखिर वो कौन था जिसने नैना को उसकी और मानव की शादी की तस्वीर भेजी? आखिर वो नैना से क्या चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज पोस्ट मैरिज का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 7। ऑफिस के लिए वो ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुकी थी, इसलिए नैना थोड़ा हड़बड़ाहट में थी। उसने जल्दी से लिफ्ट में एंटर किया और 8th फ्लोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट का डोर ऑलमोस्ट बंद होने को ही था कि तभी से बीच में टांग अड़ा दी और डोर एक बार फिर खुलने लगा। नैना को अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने घूर कर सामने देखा तो एक हैंडसम सा लड़का कैजुअल वेयर्स में दरवाजे पे खड़ा था और फोन पे किसी से बात कर रहा था और उसने अपना दायां पैर लिफ्ट के दरवाजे के बीच लगा रखा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मानव का छोटा भाई अमन ही था, जो शायद सालों बाद ऑफिस आया था और उसे लगभग ना के बराबर लोग पहचानते थे। नैना भी अमन की हरकत देख हैरान थी और उसे गुस्सा आ रहा था। वहीं अमन बेफिक्र सा फोन पर लगा था, हाँ हाँ ब्रो आ जाऊंगा, हाँ चलते हैं ना, नॉट टू वरी, भाई है ना तेरा, सब जुगाड़ कर दूंगा। नैना बहुत इरिटेट होने लगी क्योंकि उसे देर भी हो रही थी। उसने थोड़ा भड़कते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, या तो लिफ्ट में आ जाइए या फिर जाने दीजिए, ये क्या तरीका है, टांग अड़ाकर खड़े हो गए? ये सुन अमन ने कॉल पर होल्ड करने का बोलकर पहली बार ध्यान से नैना की तरफ देखा। नैना ने बेहद खूबसूरत ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी और खुले बालों में वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अपने ग्रुप में सख्त लौंडा कहा जाने वाला अमन नैना की तरफ देखता ही रह गया, जैसे वो किसी हसीन ख्वाब में खो गया हो। अभी नैना उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए गुस्से में बोली, ओए मिस्टर, क्या? अमन जैसे किसी सपने से बाहर आया और लड़खड़ाते हुए बोला, ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। और ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और लिफ्ट के अंदर आ गया। नैना ने अभी थोड़ा राहत की सांस ली, तभी अमन बोला, माई सेल्फ अमन, आपका नाम? नैना ने बस उसे घूर के देखा जैसे कि वो उसे कच्चा चबा जाएगी, लेकिन अमन पे कहाँ इन सब चीजों का असर होने वाला था। वो बेफिक्र अंदाज में बोला, कैसे काम कर लेते हो आप लोग इस कैद खाने में, आई हेट टू बी हियर, भाई ने जबरदस्ती ना की होती तो मैं तो कभी नहीं आता। नैना अभी उसे एक सिर्फ राही समझ रही थी। अमन आगे कुछ बोलने को था तभी लिफ्ट 8th फ्लोर पर पहुंच गई और अमन को भी सेम फ्लोर पर निकलता देख वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। नैना ने एक नजर मानव के कैबिन की तरफ डाली तो उसे समझ आ गया कि मानव पहले से ही मौजूद है, लेकिन अमन को मानव के कैबिन की तरफ बढ़ता देख वो हैरान रह गई और अमन की चाल भी ऐसी थी जैसे उसके बाप का ऑफिस हो, जो कि था भी, बस नैना को नहीं पता था, इसलिए वो असमंजस की स्थिति में थी। नैना अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के पास पहुंची तो बिना बताए गायब होने के चक्कर में उसे थोड़ा डांट पड़ी और फिर वो काम पे लग गई। कुछ समय बाद उसकी टीम को एक मीटिंग में बुलाया गया, जहां अमन को भी बैठा देख नैना थोड़ा हैरान हुई और उसे लगा कि शायद कोई नया ज्वाइन होगा। तभी उसके रिपोर्टिंग मैनेजर विपुल ने सबकी ओर देखते हुए बोलना शुरू किया, गाइस, टीम के स्ट्रक्चर में एक नया बदलाव हुआ है जिसके बारे में बताने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। दरअसल अब हमारे डिवीजन में एक नया लीडर मिला है, हु इज नन अदर देन मिस्टर अमन। मैनेजर का इशारा अमन की तरफ देख नैना के तो होश ही उड़ गए। वो मन ही मन बोली, अब ये कौन है, किसी को भी बॉस बना देंगे क्या ये लोग, मुझे मानव से बात करनी पड़ेगी इसकी। तभी मैनेजर अपनी बात बढ़ाते हुए आगे बोला, शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं कि मिस्टर अमन अब हम सब के बॉस सीईओ मिस्टर मानव के छोटे भाई हैं एंड ही इज पास्ड आउट फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। ये सुनकर नैना और भी ज्यादा हैरान रह गई और मन ही मन बोली, ओह गॉड, मानव का भाई भी है, ही नेवर टॉक्ड अबाउट हिम, ना ही कभी अनन्या ने मुझे बताया, शिट यार, अब तो इसे झेलना ही पड़ेगा। तभी अमन अपनी जगह से खड़ा हुआ और सबके सामने आकर पहले तो उसने एक नजर नैना की तरफ देखा और फिर एक मानव के द्वारा तैयार कराया गया स्पीच बोल गया, जिसमें तालियां तो बजी, लेकिन उसके स्पीच से नैना समझ गई कि इसने आईआईएम में क्या पढ़ाई की है। मीटिंग के बाद सबके साथ नैना भी वहां से जाने को हुई, तभी अमन ने उसका नाम लेकर उसे रोकने को कहा। नैना थोड़ा झिझक के रुक गई, तब अमन उसके सामने आते हुए बोला, सरप्राइज, नाउ आई नो योर नेम, मिस नैना। नैना बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, गुड सर। ये सुन अमन ने कहा, ओह डोंट कॉल मी सर, जस्ट कॉल अमन। तभी नैना का मोबाइल बजा और उसने देखा तो कॉल उसी अननोन नंबर से था। उसके चेहरे पर अचानक से 12 बज गए और ये चीज अमन ने भी नोटिस की। नैना एक नजर अमन की तरफ देख बोली, सॉरी बट आई हैव टू टेक दिस।
और ये बोलकर नैना केबिन से बाहर निकल गई। वो हड़बड़ाहट में एक किनारे गई और उसने झट से कॉल रिसीव की। तुरंत उधर से किसी आदमी की आवाज आई, आज शाम 7 बजे एड्रेस मैसेज कर दूंगा। नैना कुछ बोल पाती उससे पहले ही कॉल कट हो गई। हैरान परेशान नैना को कुछ समझ नहीं आया कि वो कौन है और क्या चाहता है। तभी सामने से उसे मानव जाता हुआ दिखा और दोनों में एक नजर मिली, लेकिन मानव ने उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। नैना ने एक पल को सोचा कि वो मानव से इस बारे में बात करे, लेकिन फिर उसने मन ही मन यही सोचकर ये ख्याल छोड़ दिया कि पहले से ही उसकी वजह से मानव इतनी मुसीबत झेल के आया है। अब ये सब उसे खुद ही हैंडल करना होगा। करीब 6 बजे नैना को एक एड्रेस मैसेज के थ्रू मिला, जिसमें हाईवे के पास एक लोकेशन दिख रही थी। नैना घबरा तो रही थी, लेकिन उसे जाना भी था, क्योंकि इस शादी को उसे हर हाल में छिपा के रखना था। वो जल्द से जल्द अपना काम निपटा के ऑफिस से निकलने को हुई, तभी उसे अनन्या का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया तो उधर से अनन्या की आवाज आई, 7 बजे मुझे अपने वाले अड्डे पे मिल, कुछ बात करनी है। नैना हिचकिचाते हुए बोली, यार आज मुश्किल होगा, नॉट वेरी वेल। उधर से अनन्या की आवाज आई, ओह कोई नहीं, कल मिलते हैं, टेक रेस्ट, बताना कुछ हेल्प चाहिए हो तो। नैना कॉन्फिडेंस के साथ बोली, पक्का, बाय। ये बोल नैना ने कॉल कट कर दी और फिर अपनी स्कूटी पे सवार होकर वो लोकेशन की तरफ चल पड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि इसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। अभी वो किसी बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ रही थी, उसे भी नहीं पता था। शहरी आबादी को पीछे छोड़ते हुए वो हाईवे की तरफ बढ़ ही रही थी कि वहीं पास में अपनी कार में गुजर रही अनन्या की नजर नैना की स्कूटी पर पड़ी और नंबर प्लेट को देखते हुए वो जान ही गई ये तो नैना है। अनन्या मन ही मन सोचते हुए बोली, व्हाट, इसने तो बोला था कि बीमार है, फिर ये कहाँ जा रही है? और ये गुरुग्राम की तरफ कुछ तो छुपा रही है ये मुझसे। और अनन्या ने तुरंत कार उसी रास्ते पे मोड़ ली जिधर नैना जा रही थी, और उसने तुरंत ही मानव को कॉल लगा दिया। मानव के कॉल रिसीव करते ही अनन्या बोली, यार ये नैना मुझसे कुछ तो छुपा रही है। मानव ये सुन एकदम हैरान रह गया और बोला, मतलब क्या हुआ, कहाँ हो तुम? अनन्या ने परेशान होते हुए आगे कहा, नैना ने मुझसे बोला था बीमार है, आज मिल नहीं पाएगी, और फिर अभी वो मुझे स्कूटी पे गुरुग्राम हाईवे पे जाती हुई दिखी, सो अभी मैं उसके पीछे जा रही हूँ, मे बी किसी प्रॉब्लम में हो। लास्ट टाइम समवन वाज टॉकिंग हर। यहाँ पे मानव को भी समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, लेकिन शादी की राज वाली बात उसके दिमाग में भी घर कर आई कि कहीं नैना इस किसी के चक्कर में नहीं कहीं जा रही। मानव फिर कुछ सोचते हुए बोला, व्हाई डोंट यू कॉल हर, पता चल जाएगा। तो अनन्या बोली, नो, मुझे जानना है कि ये मुझसे क्या छिपा रही है, ये इसका पीछा करके ही पता चलेगा। तभी उधर से मानव बोला, अरे यार किसी मुसीबत में मत फंस जाना, अच्छा वो जहाँ भी जाए मुझे लोकेशन भेज के रखना। और हाँ बोलकर अनन्या ने कॉल कट कर दी। करीब आधे घंटे के सफर के बाद नैना हाईवे छोड़ के एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ चली और कुछ ही दूर चलने पर एक पुरानी फैक्ट्री सी दिखी जो शायद अभी बंद हो चुकी थी। नैना उस जगह और सन्नाटे को देख अब बहुत ज्यादा घबराने लगी और पछताने भी लगी। उसने किसी की मदद ना लेकर कहीं गलती तो नहीं करती। उसके पीछे पीछे अनन्या भी कंफ्यूज से चली आ रही थी और हाईवे से मुड़ने के बाद उसने कार की हेडलाइट ऑफ कर ली थी। इधर नैना ने स्कूटी एक किनारे लगाई और मोबाइल निकालकर उसी नंबर पर कॉल लगा दिया। तभी सामने से किसी ने टॉर्च की रोशनी उसे दिखाई। नैना कॉल कट करके उस पुरानी जंजर फैक्ट्री के अंदर की तरफ चली गई। रास्ते पे ही उसने एक बड़ा सा पत्थर हाथ में उठा लिया था। क्या नैना सच में किसी मुसीबत में फंस गई थी? और क्या अनन्या उसे इस मुसीबत से बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओ's फोर्स्ड मैरिज का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 8। वो जैसे ही फैक्ट्री के अंदर पहुंची, अचानक से वहां की सारी लाइट्स ऑन हो गई और वो फैक्ट्री रोशनी के बाद किसी मंडप जैसी लगने लगी जिसको बखूबी सजाया गया था। नैना ये सब देख हैरान रह गई। तभी उसके सामने एक शख्स आया जिसको नैना क्या पूरा दिल्ली शहर जानता था। वो शख्स थोड़ा दूर ही खड़े होकर नैना की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, हाय मिस नैना, मेरा नाम अयान है और मैं। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही नैना उखड़े हुए अंदाज में बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें, आरजीपी इंडस्ट्रीज के सीईओ और मानव के सबसे बड़े दुश्मन। ये सुनकर अयान बोला, गुड, फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि जितना बड़ा मैं मानव का दुश्मन हूँ उससे भी ज्यादा तुम्हारा आशिक। लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं साला इंतजार करता रह गया और बाजी एक बार फिर मानव मार के ले गया। नैना अयान की तरफ देख थोड़ा गुस्से में बोली, देखो अयान, मैंने कॉलेज में भी कहा था और फिर कह रही हूँ, मुझे तुम ना कभी पसंद थे और ना कभी होगे, सो प्लीज ये सब छोड़ दो अभी। अयान इस बार शातिर मुस्कान के साथ बोला, यार नैना, क्या है ना, कभी कभी समय बदलता है और कभी कभी उसे बदलना पड़ता है। आज समय को बदलना पड़ेगा क्योंकि सारे पत्ते मेरे हाथ में हैं। मैं कब से तुम्हारा पीछा करवा रहा हूँ, ना जाने कब मैंने ये मंडप अपनी शादी के लिए तैयार रखा था। एक बार तो तुम हाथ आने ही वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर तुम्हारी उस सो कॉल्ड दोस्त ने वहां पहुंचकर मेरे बंदे को पीट दिया। व्हाट, तो तुम मुझे फॉलो करवा रहे थे? नैना ने शॉक्ड होते हुए पूछा। हाँ, लेकिन तुमने उस दोस्त की पीठ पे खंजर भोंक दिया। आई लाइक इट। इतना कहते हुए अयान जोर से हंसने लगा। इस पर नैना भड़कते हुए बोली, तुम चाहते क्या हो, साफ साफ कहो। ये से ब्लैकमेल करके तुम मुझे डरा लोगे ऐसा सोचना भी मत, फूलपुर गांव से हूं मैं। नैना को अपने रूप में आता देख अयान मुस्कुरा दिया और बोला, यही बस यही अदा पे तो मरता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि अयान के पास लड़कियों की कमी है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो फायर देखी है मैंने, कसम से इस आग में जल जाने का मन करता है। नैना फिर से भड़कती हुई बोली, बकवास मत करो और बताओ क्यों बुलाया यहाँ, और ये सब क्या है? अभी अयान चारों तरफ देखते हुए बोला, अरे शादी का मंडप है भाई, पसंद नहीं आया? तुम बोलो तो अभी ताज में चलकर शादी करेंगे। शादी शब्द से ही नैना को अभी जैसे नफरत हो चुकी थी। पहले से ही इतनी बुरी शादी को देख के आई नैना के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर था। वो एकदम बिफरते हुए बोली, तुम सच में पागल हो गए हो। देखो यार, भले तुम कितने भी पैसे वाले होगे, महंगी गाड़ियों से चलते होगे, लेकिन इन सबसे कोई भी प्यार नहीं खरीद सकता, समझे? तो ये सब प्लीज बंद करो और वो फोटो डिलीट कर दो। अभी अयान हंसते हुए बोला, मालूम है, शुरुआत से ही मुझे इंसान की कमजोर नस पकड़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि उसके बाद इंसान वशीकरण का शिकार हो जाता है। जो बोलोगे करेगा। तो अभी मिस नैना, तुम्हारी कमजोर नस मेरे कब्जे में है और बस मेरी यही डिमांड है, बी माय वाइफ, मैरी मी, रानी बनकर रहोगी। और अगर तुमको लग रहा है कि मानव से शादी करके तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया है, तो ये मत भूलो, बहुत ही जल्द उसकी कंपनी की बोली मैं ही लगाने वाला हूँ। रोड पे लेकर आऊंगा उस कमीने को। ये बोलते वक्त अयान की आंखों में जैसे बदले की आग बरस रही थी। दरअसल मानव और अयान का टशन कॉलेज के टाइम का था। पहले दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक घटना ने दोनों के बीच एक गहरी दरार पैदा कर दी जो कभी भर नहीं पाई। अयान की बहन अपूर्वा एक लड़के से प्यार करती थी जिसे अयान बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन अपूर्वा उसे शादी करना चाहती थी और इसमें उसने मानव की मदद मांगी। मानव उस लड़के को जानता था और उसकी नजर में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसे मालूम था कि अयान सिर्फ उस लड़के को इसलिए नहीं पसंद करता क्योंकि वो किसी अमीर खानदान से नहीं है, और अयान नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी कहीं ऐसी जगह हो। मानव ने बिना अयान को बताए अपूर्वा की मदद की और उनको भगा के शादी करने में भी मदद की। और जब ये सारा सच अयान के सामने आया तो उसने इस शब्द में दोषी सिर्फ और सिर्फ मानव को पाया।
दोनों में भयंकर वाली फाइट हुई और वहीं से मानव अयान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। यहीं पे मानव को भी अयान का असली चेहरा समझ आया कि अपने पिता की तरह वो भी पैसे के पीछे भागने वाले इंसान में है और पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और यहीं से दोनों के बीच बड़ी दरार हमेशा के लिए बन गई। अयान नैना के सामने खड़ा था और वहाँ उसके कई सारे बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे जिनके हाथ में गन थी। नैना भी अयान के ऐसे रूप को देखकर अंदर ही अंदर डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी सामने लगे एक प्रोजेक्टर पे नैना की शादी की कुछ पिक्स दिखाते हुए अयान बोला, ऐसा मत सोचना, बस एक ही फोटो है मेरे पास, पूरी बारात का नजारा है यहाँ, तो अब एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, मुझसे शादी कर लो। जरा सोचो, जब ये बात अनन्या को पता चलेगी कितना बुरा लगेगा उसे, है ना मिस नैना? 3 मिनट बस, क्योंकि उसके बाद अनन्या यहाँ खड़ी होगी और तुम्हारा ये दोस्त की पीठ में छुरा घोंपने वाला चेहरा उसके सामने होगा। नैना बुरी तरह घबरा गई थी। उसे अभी सब कुछ टूटा हुआ सा नजर आ रहा था। हाँ बोलने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। लगभग लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, ठीक है। ये सुनकर अयान का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने लपक कर नैना का हाथ पकड़ लिया और मंडप की तरफ ले जाने लगा, जहां उसने एक पंडित को भी बुला के बिठा रखा था। वो हाथ पकड़कर नैना को लगभग घसीटते हुए ही ले जा रहा था कि तभी किसी ने नैना का हाथ पकड़ लिया। नैना ने मुड़कर देखा तो वो मानव था। मानव को वहां देख अयान का पारा आसमान चढ़ गया। इसी बीच उसके बॉडीगार्ड्स ने भी मानव को घेर लिया। मानव अयान को घूरता हुआ बोला, हाउ डेयर यू टच माय वाइफ। यही वो वक्त था जब अनन्या भी वहां आ पहुंची और उसने ये सुन लिया था और सामने प्रोजेक्टर पर दोनों की फोटो भी लगी हुई थी। दरअसल ये सब अयान की सोची समझी साजिश थी। उसे पता था अनन्या यहाँ तक आएगी, लेकिन मानव का यहाँ आना उसके लिए भी नया था। अनन्या बहुत ज्यादा हैरान थी और उसके मुंह से कुछ शब्द निकले, व्हाट द। अभी नैना वहां अनन्या को देखकर शॉक रह गई। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी ने इतनी सारी करवटें बदल ली थी कि वो सोच भी नहीं सकती थी। उसकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी जैसी बन गई थी, जिसमें हर दूसरे सीन में कुछ न कुछ बड़ा धमाका हो रहा था। और आज जिस सच को सबसे ज्यादा छुपाना चाहती थी वो अनन्या के सामने आ चुका था। मानव को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इसी बीच अयान जोर जोर से हंसता हुआ बोला, वेलकम मिस अनन्या, और प्लीज कोई डाउट मन में मत रखना कि मानव ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। नहीं, उसने प्रॉपर तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारी ही सबसे अच्छी दोस्त से शादी रचाई है। अभी मानव अनन्या के पास जाते हुए बोला, बेबी लेट मी एक्सप्लेन, ये सब बस धोखा है। लेकिन अनन्या ने वहां एक पल भी रुकना जरूरी नहीं समझा और भागते हुए वहां से निकल गई। अब अनन्या मानव और नैना के रिश्ते कैसी करवट लेंगे? क्या अनन्या मानव और नैना की मजबूरी समझ पाएगी या अब सच्ची दोस्ती बिखर जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज पोस्ट मैरिज का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 9। वही मानव अभी गुस्से से भर चुका था और उसने तेजी से अयान की तरफ बढ़ के उसके मुंह पे एक मुक्का जड़ दिया। अयान की नाक से खून निकलने लगा और उसी समय अयान के बॉडीगार्ड्स ने मानव को पकड़ लिया। तभी मानव बोला, साले तू कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा लोगों के घर बर्बाद करना तुझे पसंद है, पहले अपनी बहन का किया और अब मेरा, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर मानव बॉडीगार्ड्स की पकड़ से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा। वहीं नैना को जब लगा कि अब सब कुछ खुल ही चुका है तो वो अनन्या को समझाने के लिए उसके पीछे चल दी। लेकिन जब तक वो अनन्या तक पहुंचती, अनन्या ने अपनी कार के एक्सेलरेटर पे पैर रख दिया था। इधर अयान मानव के करीब आकर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, साले तुझे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, ये तो तेरी बर्बादी की शुरुआत है, अभी देख आगे, तुझे मैं सड़क पर लेकर आऊंगा। इसी बीच वहां पर पुलिस भी आ पहुंची थी, जिसे मानव नहीं बुलाया था क्योंकि उसे पता था कि अयान गुस्से में किसी भी हद तक जा सकता था। पुलिस ने मानव को बॉडीगार्ड से छुड़ाया और अयान को भी खींच के मानव से पीछे किया, लेकिन उसकी आंखों में जैसे अंगारे चल रहे थे। तभी कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर शरद से कहा, सर ये तो अयान है, बिजनेसमैन अयान। इंस्पेक्टर शरद ने जब अयान की तरफ देखा तो उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। अयान मुस्कुराते हुए अपनी कॉलर ठीक करके मानव की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी इंस्पेक्टर शरद अयान के सामने आकर खड़ा हो गया। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर हट जाओ मेरे सामने से। अयान गुस्से से बोला, देखिए सर, अगर अब आपने हमारे सामने कुछ भी गलत किया तो मजबूरन हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी अपने फादर को कॉल कर रहा हूँ। इतना कहते हुए शरद अपनी पॉकेट से फोन निकालकर नंबर डायल करने लगा। रुकिए, मैं सिर्फ इससे बात करना चाहता हूँ, मेरे डैड का इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको बीच में मत लेकर आइए। अयान की बात सुनकर इंस्पेक्टर उसके सामने से हट गया। तभी अयान मानव के पास जाकर बोला, तुमने नैना से शादी करके ठीक नहीं किया मानव, अब ये लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं रह गई, पर्सनल बन गई है, अब देखना कि मैं क्या करूंगा। मानव गुस्से से अयान की तरफ देखे जा रहा था। तभी अयान यहाँ से पलट कर चला गया। पुलिस ने वहीं पे किसी तरह मामला रफा दफा कर दिया क्योंकि किसी को अरेस्ट करना पुलिस की भी बस की नहीं थी। अयान के पीछे पुलिस वाले भी यहाँ से निकल गए और तभी मानव खुद से बोला, ओह गॉड, जिसका डर था वही हुआ, ना जाने अनन्या कहाँ गई होगी। इतने में मानव भी वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ नैना अनन्या के पीछे चली जा रही थी। वो डर रही थी क्योंकि अनन्या स्ट्रेस में कार बहुत तेज ड्राइव करती थी। नैना उसे रोकने की हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन कार की स्पीड के आगे उसकी स्कूटी बहुत पीछे छूटती चली जा रही थी। कुछ ही देर में अनन्या की कार कहाँ चली गई नैना को अंदाजा भी नहीं हुआ, लेकिन उसे ये पता था कि ऐसे सिचुएशन में वो कहाँ जा सकती है। बस डर उसे यही था कि सही सलामत पहुंच जाए। नैना कुछ ही देर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचकर गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ चली थी। अगले ही पल नैना गर्ल्स हॉस्टल की छत पर आ पहुंची, जहां उसे एक किनारे अनन्या बैठी दिख गई। दोनों ने यही साथ में पढ़ाई की थी और अक्सर अनन्या नैना के ही हॉस्टल रूम में रुक जाया करती थी और लेट नाइट्स इसी छत पर बैठे वो दोनों सैकड़ों बातें किया करती थी। एक ही पल में वो सारे नजारे नैना के दिमाग में घूम गए। अनन्या को सही सलामत देख नैना को तसल्ली हुई और वो बिना कुछ बोले उसके पास जाकर बैठ गई। दोनों कुछ पल चुपचाप बैठी रही। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कभी रोने वाली लड़कियों में से नहीं थी, इसलिए उसने अपने आंसू दबा के ही रखे थे। कुछ देर तक शांत रहने के बाद नैना बिना उसकी तरफ देखे बोली, तुझे लगता है मैं तुझे कभी धोखा दूंगी, और वो भी इस तरह का? अब अनन्या से रहा नहीं गया। उसे गुस्से में नैना को खींच के एक थप्पड़ लगा दिया। नैना ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अनन्या उस पर कभी हाथ उठाएगी। वो हैरानी से अनन्या को घूरने लगी। अनन्या गुस्से से बोली, ये धोखा नहीं तो और क्या है? तुमने तो सब कुछ छीन लिया मुझसे। यू ऑलरेडी नो मैं हमेशा से कितना चूजी रही हूँ, इसलिए शायद कभी कॉलेज के दौरान भी कोई लड़का पसंद नहीं आया। सब में कुछ ना कुछ कमी निकाल के रिजेक्ट कर देती थी, लेकिन फिर आई फेल इन लव विद मानव एंड नाउ। लेकिन अनन्या मानव। अभी नैना ने इतना ही कहा था कि तभी अनन्या उसे चुप करते हुए आगे बोली, चुप, बिल्कुल चुप, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाली। मेरे पेरेंट्स ठीक ही कहते थे, तुम मिडिल क्लास लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हो। तुमने पैसे की वजह से मानव से शादी की है ना? अरे एक बार बोल के तो देखती, मैं तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंक मारती। आखिर तुमने अपनी औकात दिखा दी नैना। अनन्या के मुंह से ऐसी बात सुनकर नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। अनन्या, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं और मानव शादी के लिए मजबूर हो गए थे। बस। ये सुनकर नैना जोर से चिल्लाई, अब बस भी करो नैना, तुम किस जमाने की बात कर रही हो? तुम दोनों अडल्ट्स हो, जबरदस्ती कोई किसी की शादी कैसे करा सकता है? मैं क्या तुम्हें पागल दिखती हूँ? पता है नैना, मैं एक बार के लिए इस बात पर यकीन कर सकती हूँ कि मानव ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ये बात मुझे खाई जा रही है। एक बार में मुझसे मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा प्यार दोनों छिन गए।
अनन्या प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। अभी नैना बोल ही रही थी कि तभी अनन्या का फोन बजने लगा। अनन्या ने स्क्रीन की तरफ देखा तो मानव का कॉल था। अब तक नैना ने भी देख लिया था कि अनन्या के पास मानव का कॉल आ रहा था। अनन्या प्लीज पिक अप द कॉल, एक बार हम दोनों पर यकीन करके देखो प्लीज यार। नैना हाथ जोड़कर अनन्या रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन तब तक मानव का कॉल कट हो चुका था। चली जाओ नैना प्लीज, तुम दोनों मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। अनन्या अभी गुस्से में चिल्लाई ही थी कि फिर से फोन बजने लगा। अनन्या ने अपने फोन की तरफ देखा तो इस बार उसका नहीं बल्कि नैना का फोन बज रहा था। अनन्या ने जब नैना के फोन स्क्रीन पर देखा मानव का कॉल दिख रहा था तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से भरे लहजे में बोली, पति का कॉल है? तुम गलत समझ रही हो, मानव तुम्हारे बारे में जानने के लिए कॉल कर रहा है। अनन्या, इतना बोलकर नैना अनन्या की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी अनन्या ने गुस्से से उसके पीछे की तरफ छटक दिया और पलटकर वहां से जाने लगी। अनन्या, नैना जोर से चिल्लाई। दरअसल अनन्या ने नैना को इतनी जोर से धक्का दिया था कि वो खुद को संभाल नहीं पाई। जब अनन्या ने नजरें घुमाकर देखी तो नैना टूटी हुई बाउंड्री पकड़कर छत से नीचे लटक रही थी। ये नजारा देखकर अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या अनन्या अपने प्यार के साथ साथ अपनी दोस्त नैना को भी खो देगी? मानव अनन्या के आगे खुद से सही कैसे साबित करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज पोस्ट मैरिज का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 10। अनन्या नैना को पीछे झटककर यहाँ से जाने को थी कि तभी नैना जोर से चिल्लाई, अनन्या। अनन्या ने जब पीछे पलटकर देखा तो नैना टूटी हुई बाउंड्री से नीचे लटक रही थी। अनन्या नैना को इस हालत में देखकर शॉक रह गई। अनन्या, मैं जानती हूँ कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, प्लीज हेल्प मी। नैना किसी तरह से खुद को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ फिसलता जा रहा था। अनन्या को एक पल के लिए समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था। एक ही दिन में अनन्या की तो पूरी जिंदगी पलट गई थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके लिए धोखेबाज बन चुकी थी और उसका प्यार अब इस धोखेबाज दोस्त का पति था। एक पल के लिए तो अनन्या के सर पर गुस्सा इस कदर हावी हो गया था कि वो गुस्से में बोली, ये सब तुम्हारी किए की सजा है नैना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, लेकिन देखो फिर भी तुम मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही हो। अनन्या की बातें सुनकर नैना एक पल के लिए दंग रह गई। वो बिना कुछ कहे अनन्या की तरफ देखने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोस्त जो उसके जिस्म पर खरोच तक नहीं देख सकती थी, वो आज उसे जिंदगी और मौत के बीच झूलते देख रही थी। नैना ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दोस्ती इस पड़ाव से गुजरेगी। नैना के हाथ की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए नैना की बंद आंखों के सामने उसकी और अनन्या की दोस्ती के हसीन लम्हे गुजर गए और तभी उसका हाथ छूट गया। नैना नीचे गिरने को ही थी कि तभी अचानक से मानव के चिल्लाने की आवाज आई। उसे भागकर नैना का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। इससे पहले कि मानव कुछ कह पाता, नैना ने जल्दी से अनन्या को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है कि मेरी दोस्त मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती, प्लीज अनन्या मेरा यकीन करो। लेकिन तभी अनन्या ने नैना को खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। इतना कहकर अनन्या यहाँ से जाने को हुई, लेकिन तभी मानव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अनन्या क्या हो गया है तुम्हें? तुम गुस्से में अंधी हो चुकी हो। मानव के शब्द अनन्या को आज बहुत चुभ रहे थे। तभी नैना ने अनन्या के पैरों पर गिरकर माफी मांगते हुए कहा, अगर मैं मानव से शादी नहीं करती तो आज वो तुम्हारे सामने जिंदा न खड़ा होता। नैना की बात सुनकर अनन्या ने चौंकते हुए पूछा, क्या? हाँ अनन्या, मेरे पापा ने बंदूक की नोक पर हम दोनों की शादी करवाई है। अगर मैं उस वक्त चुपचाप मानव से शादी ना करती तो वो लोग उसे वहीं मारकर गाड़ देते। नैना ने जल्दी से एक ही सांस में अनन्या को पूरी कहानी कह सुनाई कि कैसे उसके घर वालों ने मानव और उसे जबरदस्ती बंदूक की नोक पे मंडप पे बिठाकर शादी करा दी और फिर कैसे वो मानव को वहां से बचाकर लाई। पूरी कहानी जानकर अनन्या की आंखों में हैरानी दौड़ गई। एक पल के लिए नैना को ऐसा लगा कि जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी अनन्या बोली, मैंने नहीं सोचा था नैना कि तुम इस हद तक कर जाओगी। तुम अब अपनी फैमिली को इन सबके बीच ला रही हो, सीरियसली। बस एक मंथ अनन्या, प्लीज मुझे बस एक मंथ दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। आई स्वेयर मैं तुम्हारी शादी मानव से करवा दूंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नैना गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखो नैना, मेरा भरोसा तो तुम खो चुकी हो। मुझे नहीं पता कि तुम सच बोल रही हो या झूठ, लेकिन अगर सही में ऐसा है तो एक महीना नहीं, मैं तुम्हें एक हफ्ता दे सकती हूँ। वैसे भी मेरी मानव से शादी नेक्स्ट वीक होने वाली थी, तो मेरी शादी उसी दिन उसी जगह से मानव से होगी। बताओ क्या तुम ऐसा कर सकती हो? अब अनन्या की आंखों में भरा गुस्सा थोड़ा सा थम गया था और उसकी नजरों में उम्मीद उतर आई थी। नैना ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, अगले एक हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बिलीव मी। उसके बाद नैना यहाँ से निकल गई। अनन्या ने गुस्से भरी नजरों से मानव की तरफ देखा और वो यहाँ से निकल गई। अनन्या गुस्से में बहुत तेज कार चला रही थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया जब से वो निकली थी तब से एक कार लगातार उसका पीछा किए जा रही थी। अब अकेले में नैना की आंखों से आंसू बरसने लगे थे। उसने कार स्लो करके पास ही रखी बोतल से 2 घूंट पानी पिया और खुद से बोली, मानव तुम सिर्फ मेरे हो, हमारी शादी तो होकर रहेगी, उसके लिए चाहे मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं जाऊंगी। अभी वो खुद से बात कर रही थी कि तभी अचानक से एक कार उसकी कार के सामने आकर खड़ी हो गई। अनन्या के हाथ से अचानक से पानी का बोतल छूट गया और सारा पानी उसके कपड़ों पर बिखर गया। तभी एक शख्स अनन्या की कार के सामने आकर खड़ा हो गया। अनन्या कार से उतरी तो उसने देखा कि सामने अयान खड़ा था। अयान बोला, बहुत दर्द होता है ना जब अपना ही दोस्त पीठ के पीछे खंजर मार देता है, मेरे साथ भी मानव ने ऐसा ही किया था। अनन्या ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, सीधे सीधे बोलो, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे अयान? तुम बिना किसी मकसद के कुछ भी नहीं कर सकते। अयान ने शातिर हंसते हुए कहा, बहुत अच्छे से जानती हो तुम मुझे, तो सीधी बात यह है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, तुम्हें मानव चाहिए और मुझे नैना, तो क्यों ना हम साथ मिल जाए, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अनन्या उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, हमारा मकसद तो एक नहीं है अयान, तुम मानव को बर्बाद करना चाहते हो और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। इतना कहकर अनन्या यहाँ से जाने को थी कि तभी अयान ने उसे रोककर उसके हाथ में नैना और मानव की शादी की तस्वीर पकड़ा दी। ये लो, इन तस्वीरों को देखते रहने से शायद तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए, थिंक अबाउट इट। इतना कहकर अयान यहाँ से चला गया और अनन्या भी गुस्से से उन तस्वीरों को देखते हुए यहाँ से अपने घर के लिए निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ नैना धीरे से अपने हॉस्टल पहुंचकर अपने बेड पर लेट गई। आज का दिन उसके लिए बहुत थकान भरा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। नैना ने किसी तरह आंखें खोलकर देखा तो उसकी माँ का कॉल था। हाँ माँ बोलो। नैना नींद भरी आवाज में बोली, दमाजी कैसे हैं? बिटिया तुम खुश तो हो ना? जाने का है, हमको ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। आज हम तुम्हारी एक ना सुनेंगे, हमको दमाजी से बात करनी है अभी के अभी। दूसरी तरफ से नैना की माँ परेशानी भरे स्वर में बोली, देखो माँ, हम सो गए थे और मानव जी भी सो रहे हैं, हम आपकी कल उनसे बात करा देंगे और हाँ हम बहुत खुश हैं। नैना झुंझलाते हुए बोली, देखो बिटिया, आज चाहे जो हो जाए हमका दमाजी से बात करनी है, आज तो हम फोन नहीं रखेंगे, तुम बस एक बार हमरा बात करा दो, नहीं तो हम वहीं आ जाएंगे। नैना समझ गई थी कि अब उसके और बहाने उसकी माँ के सामने नहीं चल सकते। कुछ सोचते हुए वो बोली, ठीक है, लेकिन बस आज हम आपकी बात मानव जी से करवा देते हैं, लेकिन फिर आगे कभी हमसे जिद मत करना, हम थोड़ी देर में कॉल करते हैं। अब नैना अजीब कश्मकश में पड़ गई थी। उसने कई दिनों से अपनी माँ को झूठ बोलकर टाला हुआ था। नैना खुद से बोली, अगले हफ्ते किसी भी हाल में मुझे अनन्या और मानव की शादी करानी होगी, लेकिन अगर उससे पहले माँ बाबा यहाँ आ गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं, मैं और रिस्क नहीं ले सकती, मुझे मानव जी को कॉल लगानी ही होगी। इतना कहते हुए नैना मानव को कॉल लगाने लगी।
कुछ देर बाद जब अनन्या अपने घर पहुंची तो दरवाजे के पास से ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरफ बड़े गार्डन में खींच लिया। अनन्या चिल्लाने को थी, तभी किसी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। अनन्या ने जब अपनी आंखें धीरे से खोली तो देखा कि मानव उसके बेहद करीब खड़ा था। अनन्या एक टक उसे देखी जा रही थी। मानव उसके इतना करीब था कि उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी थी। इस वक्त मानव ने चुप रहना ही ठीक समझा। वो धीरे धीरे अनन्या के करीब बढ़ने लगा। अनन्या भी इतनी बदहोश हो गई कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में अनन्या को अपने होठ के ऊपर मानव के होठ महसूस होने लगे। उसने मानव को अपने और करीब लाकर जकड़ लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। अनन्या के घर के बाहर मानव और अनन्या किस करते हुए एक दूसरे में खो गए थे कि तभी मानव का फोन बजने लगा और अनन्या हड़बड़ाकर मानव से दूर हट गई। मानव ने अपना फोन निकालकर देखा तो स्क्रीन पर नैना का नाम देखकर वो झुंझला गया। अनन्या अब होश में आई तो उसकी नजरों के सामने से मानव और नैना की शादी के फोटोग्राफ्स घूम गए। मानव फोन काटकर एक बार फिर उसके करीब बढ़ने को हुआ, लेकिन तभी अनन्या ने उसे जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। क्या अनन्या कभी मानव को माफ कर पाएगी या फिर वो आयान से हाथ मिलाकर मानव और अनन्या के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओ's फोर्स्ड मैरिज का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 11। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए थे। मानव उसे रोकते हुए बोला, अनन्या प्लीज, मैं इन सब में बुरी तरह फंस गया हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। हाउ डेयर यू किस मी? अब तुम किसी और के हस्बैंड हो। इतना कहकर अनन्या रोते हुए अपने घर के अंदर चली गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर तक दरवाजा पीटते रहने के बाद मानव बुझे मन से यहाँ से निकल गया। अभी मानव ने कार स्टार्ट ही की थी कि तभी उसका फोन फिर से बजने लगा। स्क्रीन पर नैना का नाम देखकर मानव गुस्से से बोला, क्या मुसीबत है? इसको समझ में नहीं आता कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ। इतना कहकर मानव ने फोन स्विच ऑफ कर लिया और यहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ नैना के पास फिर से उसके घर से कॉल आने लगा। नैना ने गहरी सांस लेते हुए कॉल रिसीव किया और झुंझलाते हुए बोली, क्या है माँ? आप टाइम तो देखिए, रात के 11:30 बज रहे हैं। मानव जी सो चुके हैं, मैं कल पक्का आपकी बात कराती हूँ। तभी फोन की दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आई, हम तुम्हारी माँ हैं, हमको तुम पागल नहीं बना सकती। हम जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। बेटा सच्ची सच्ची कहो, कहीं दामाद जी तुम्हें छोड़कर तो नहीं चले गए ना? कहीं उन्होंने तुम पर हाथ तो ना उठाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके माँ बाबा ने तुम दोनों की शादी को झुठलाकर तुमको अपने घर से निकाल दिया हो? बताओ बेटा, तुम्हारे बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। कैसे ठीक करोगे माँ? बंदूक की नोक पे? बोलो। बंदूक की नोक पे सिर्फ किसी को डराया और धमकाया जा सकता है, रिश्ते नहीं बनाए जाते। मैं आप दोनों से हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अब मेरी जिंदगी से दूर रहिए। मैं कह रही हूँ ना कि सब कुछ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, तो बस अब मुझे परेशान करना बंद करिए। नैना ने खींचते हुए कहा, ठीक है, तुम भी हमारी एक बात सुन लो। अगर आज के आज तुमने दामाद जी से हमारी बात नहीं करवाई तो हम कल सुबह होते ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि नैना कुछ बोल पाती, उसकी माँ ने अपनी बात बोलकर फोन काट दिया। माँ बहुत जिद्दी है, उन्होंने कहा है तो वो जरूर आ जाएंगी। हाँ, मुझे किसी भी तरह मानव तक पहुंचना होगा। इतना कहकर नैना तुरंत यहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ जब अनन्या रोते हुए अपने रूम में गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। इतना बड़ा धोखा, मैंने जिन दो लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उन दोनों ने पलटकर मेरा भरोसा चकनाचूर कर दिया। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अनन्या रोते हुए खुद से बोली। उसने किसी तरह से अपने आंसुओं को सबके सामने रोक लिया था, लेकिन अकेले में उसका उसे रहा नहीं गया और उसका दर्द उसकी आंखों में आंसू बनकर बहने लगा। अनन्या अब तक ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि नैना ने मानव से शादी कर ली थी। अभी वो तकिए में मुंह छुपाकर किसी तरह से अपने अंदर की घुटन को आंसू में बहाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल रिंग हुई। अनन्या ने जल्दी से उठकर अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर उसने धीरे से जाकर दरवाजा खोल दिया। अनन्या ने देखा कि उसकी माँ शिवांगी काफी सारा सामान लेकर उसके सामने आकर खड़ी हुई थी और उनके पीछे मिस्टर आशुतोष, अनन्या के पिता, नजरें झुकाए चुपचाप खड़े थे। शिवांगी अनन्या को देखते ही इमोशनल हो गई। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर अनन्या अचानक से चौंक गई। वो खुद से ही बोली, ओह माय गॉड, ये मॉम डैड को क्या हुआ? कहीं उन लोगों को सब कुछ पता तो नहीं चल गया? अब अनन्या के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। वो हैरानी से अपने मॉम डैड को घूरे जा रही थी। मॉम क्या हुआ? वो मैं आप लोगों को बताने ही। इतना कहते हुए अनन्या अचानक से रुक गई। जब उसकी नजर उसकी माँ के हाथों में पकड़े हुए थाल पर गई तब वो चौंक गई। मॉम, ये आपके हाथ में क्या है? अनन्या ने धीरे से पूछा। तेरी शादी का जोड़ा, उसकी माँ ने अपनी आंसू पोंछते हुए कहा और वो रूम के अंदर आते हुए